ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको थोड़ा सा अलग तरह का एक्सपीरियंस देना चाहता था। आप तो एक बात बखूबी जानते हैं, अलग अलग फूलों को तोड़कर हम कहीं इकट्ठा करें। वी हैव टू कलेक्ट द फ्लावर्स एट इस डिफरेंट प्लेस, दैट इज द वन थिंग। बट वेन वी विल फाइंड एंड ऑब्जर्व द फ्लावर्स इन इट्स कंप्लीट ब्यूटी, इन इट्स ओरिजिनल गार्डन शेप, दैट इज गिविंग अनदर शॉर्ट ऑफ इंप्रेशन। वही होता है। पहले क्या होता कि मैं आपको बुक्स यहाँ से ले जाता, अपने जो मेरे स्टूडियो है उस स्टूडियो से मैं आपको बुक्स को डिस्प्ले करता। आज मैंने सोचा कि चलो अगर बाग में ही फूल खिलता हुआ दिखे तो ज्यादा बढ़िया है, इसलिए आज मैं आपको बाग में लाया हूँ। यही मेरा छोटा सा बाग है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बुक्स हैं वो तो अदर मुझे रखना पड़ता है। इतनी बुक्स मैं हमेशा रखता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ती है इसे देखने की। अब आप कहेंगे भाई ये बुक्स की दुनिया में मैं आपको क्यों खींच रहा हूँ, आपको क्यों लपेट रहा हूँ। तो देखिए, इसके फायदे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, स्टेट सर्विसेज की इंटरव्यू की तैयारी करते हो, आप बाकी किसी भी फील्ड की तैयारी करते हो, तो होता क्या है कि दुनिया रुकी हुई नहीं। जैसे आपने अगर कोई बुक पढ़ी, 15 ईयर्स बैक की बुक है, 10 वर्ष पहले की बुक है, 5 वर्ष पहले की बुक है, तो दुनिया रुकी हुई नहीं। हमारे सामने नॉलेज के दो सोर्सेस होते हैं। एक सोर्सेस होते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। तो न्यूज़पेपर और जर्नल्स के जो न्यूज होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है न्यूज एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज एनालिसिस करने वाले कोई मामूली इंसान नहीं होते हैं। दे आर द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ देयर टाइम, दे आर द मास्टर माइंड ऑफ देयर टाइम। और उसमें से बहुत सारे जो न्यूज आप देखते हैं, जो एडिटोरियल्स लिखने वाले स्कॉलर्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं जो बुक के ऑथर्स होते हैं। दोनों में बहुत सारे कॉमन मिलेंगे आपको। तो फर्क क्या पड़ता है, एक तो एडिटोरियल्स होता है, उसको हम चुन नहीं पाते, वो डेली आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक हवा की तरह आते जाते रहते हैं, नदी की तरह, पानी की तरह बहते रहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ सीरियस नोटिस अबाउट देम कि what should be selected as the important pieces or what part should be neglected. So we are not going to make a distinction between the two. तो मेरे लिए भी ये समस्या होती है कि मैं दोनों के बीच में कैसे अंतर करूं। तो फाइनली जब मैं बुक्स पर आता हूं, तो मैं प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक फील्ड का जो इंपॉर्टेंट बुक कलेक्ट करता हूं, और फिर उस बुक से मैं अपने ज्ञान का संवर्धन करता हूं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू इनरिच आवर नॉलेज। हम चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो रुका हुआ नहीं हो, वो बहते हुए पानी की तरह रहे, नए नए विचार आए, नए नए अप्रोच डेवलप करूं और वो बच्चे तक सीधा ट्रांसफर कर दूं। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा कि मैं कैसे वेरियस सोर्सेज से ज्ञान अर्जित करता हूँ। क्योंकि आपको दो बातें मैंने हमेशा सिखाई है। एक कहा है कि जब भी आप पढ़िए तो इंटीग्रेटेड पढ़िए। अगर नॉलेज इंटीग्रेटेड होता है तो होता क्या है कि किसी सोर्स से हमें कोई भी इंपॉर्टेंट बातें मिलती है तो उसका हल्का सा छौंका लगा देता है। बताइए ना, इतनी मोटी पुस्तक है, एक एक बुक को निकालूं तो इतनी मोटी पुस्तक है, इतनी वॉल्यूमियस पुस्तक, अब इतनी एक इंसान कितनी पुस्तकें पढ़ सकता है? इम्पॉसिबल है। लेकिन अब मेरे लिए क्या होता है कि मैं चूंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच रखता हूं, तो इसमें जो एक पॉइंट ऑफ व्यू उसको सीधा ले लूंगा। अब मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे ये पुस्तक है कि द इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहां से निकली है बुक? ये बुक निकली है ICHR से, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, वो हिस्ट्री के स्टूडेंट इस बात को बखूबी जाने कि ICHR बेसिकली आजकल सरकार के माउथपीस के रूप में काम करता है। और अभी जो सरकार है वो कुछ दूसरे आइडियोलॉजी की सरकार है, जो भारत के अतीत की महानता का गुणगान करना चाहती है। This government is just trying to explore the glory of Indian past and culture, and it is having a serious reservation against the old historians. These historians are basically, they are just having the shallow knowledge, they are the Marxist in approach, and they are going to deny the glory of Indian past and culture. उनका मानना है कि ये जो पुराने हमारे हिस्टोरियंस हैं, वो हमारे इतिहास के साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए हमको इतिहास की महान उपलब्धियां खोजनी है। बताइए, पूरी बुक है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और उसमें अगर आप चैप्टर्स देखेंगे तो चैप्टर्स में मुझे लगता है कि जो बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक कहावत है कि अगर हमें पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकते, और अगर हमें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो हमें पानी की धारा के अनुसार चलना होगा। तो जब ICHR, जब गवर्नमेंट की
इन्फ्लुएंस पर काम करता है, अभी ही नहीं, मैं इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। जब कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उस समय सब्यसाची भट्टाचार्य से लेकर और बहुत सारे हिस्टोरियंस को देखते, इरफान हबीब थे, सतीश चंद्रा भी रहे थे, बहुत पहले सब्यसाची भट्टाचार्य तो चेयरमैन ही रहे थे। सो बेसिकली देयर वाज द लेफ्टिस्ट माइंडेड जो स्कॉलर्स थे, उनका उसमें प्रधानता थी। अब थोड़ा सा आ गया है राइटिस्ट नेशनलिस्ट वाले लोग हैं। तो अब इसमें देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो ये 1500 पीस ही छपी है और एक पीस का 5000 कॉस्ट है। गवर्नमेंट ने अच्छा खासा कॉस्ट रखा है, जबकि सॉरी गवर्नमेंट ने, आईसीएचआर ने, गवर्नमेंट का नहीं है, इनफॉर्मली गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, परंतु फॉर्मली इट इज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन और दिस ऑर्गेनाइजेशन बीइंग रन ऑटोनोमसली, that should be the completely autonomous, but in behavior it is being guided by some guidelines of the government as well. तो ये जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट एडिशन है और इस एडिशन में मैं देखता हूं तो इसके जो ऑथर हैं वो राघवेंद्र उमेश अशोक कदम। उमेश अशोक कदम का रेपुटेशन रहा है कि थोड़ा सा उनका झुकाव अपने भारत की महानता की तरफ रहा है और इसमें जो टॉपिक्स इन्होंने चुना है वो अतीत के बहुत सारे टॉपिक्स को इन्होंने चुना है और उस टॉपिक्स को जैसे इसमें ये खोजने की कोशिश की है कि कैसे दुनिया में जब कहीं भी डेमोक्रेसी आई, कहीं भी लोकतंत्र आया तो हमारा लोकतंत्र कैसे पुराना है, एंशिएंट ग्रीक और एंशिएंट रोम से भी। और उसमें गुप्ता एरा के बारे में दिया हुआ है और बाकी अब डिफरेंट चैप्टर्स है, जैसे आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजी, लिटरेरी, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, मैंने अब हर तरह के प्रमाणों को खोजकर दिखाने का प्रयत्न किया गया है। ये तो चलिए मैंने हिस्ट्री की बात की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरी इस लाइब्रेरी में केवल इतिहास की पुस्तक नहीं होती है, मैं हर फील्ड की पुस्तक रखता हूँ। मैं जैसे उदाहरण आपको बताता हूँ, ये जो मेरा रो है पूरा, ये लेटेस्ट इकोनॉमी की बुक्स की है, इससे मैं आपको अवगत कराऊं। जैसे मैं एक बुक उठाता हूँ, अभी हाल फिलहाल आया है, देखिए ये बुक के ऑथर हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन। पुलाप्रे बालाकृष्णन, ही इज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट बट साइमल्टेनियसली ही इज ए सोशियोलॉजिस्ट एज वेल। तो ये एक अर्थशास्त्री भी है, समाजशास्त्री भी हैं और अपने टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर है, कॉन्टेम्पररी स्कॉलर्स में इनकी गणना होती है। तो इनकी जो गणना होती है, इनका बुक का नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इसमें बेसिकली देखिए दो तरह के, जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो दो तरह के स्कॉलर्स आपको मिलेंगे। मैं पहले ही बता दूं, एक तरह के स्कॉलर्स हैं जो मानकर चलते हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो भारत को आजादी मिली और भारत की आजादी के बाद जो भारत ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उसमें नेहरू का उस समय की जो पॉलिसी थी, बाद में भले ही उसमें खामियां उभर गई हो, लेकिन जो नेहरू की जो पहले की पॉलिसी थी वह पॉलिसी आवश्यक थी, क्योंकि देश उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से त्रस्त था। हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था, हमारी इंडस्ट्री का बड़ा खासा हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, सोशल सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं था। उस समय हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं थी कि हम अपनी इकोनॉमी को खोल पाते। तो देखो बच्चों, ये तो एकदम टेक्निकल टर्म है इकोनॉमी का। एक टर्म आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। तो नेहरू ने जो मोटे तौर पर पॉलिसी अपनाई थी, जिसको आप नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हो, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लागू की थी, उसका बेसिक मोटो क्या था? बेसिक मोटो यह था कि इंडिया को सब कुछ स्वयं प्रोड्यूस करना चाहिए और इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि बाहर के आयात को कम करे और उस पैसे को बचाकर भारत अपने जो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जिसको आप कहते हो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उसको डेवलप करने का प्रयत्न करें। एक्चुअली देखिए, रशिया का एक मॉडल था जिसका नारा था मशीन फॉर मशीन से। जब सोवियत रशिया जब आया, जब फर्स्ट फाइबर प्लान वहां आया, तो फर्स्ट फाइबर प्लान के बाद फिर उस पॉलिसी को, हालांकि उसकी पॉलिसी तो फर्स्ट फाइबर प्लान रशिया में 1928 में आया था, तब सोवियत रूस का हेड हुआ करता था जिसका नाम था स्टालिन। स्टालिन से पहले लेनिन ने ही उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसका नारा था मशीन के लिए मशीन का उत्पादन। उसकी बेसिक थियरी यह थी कि ऐसा करिए कि जो हमारी उपभोक्ता संबंधी दो तरह के उद्योग होते हैं, एक होते हैं पूंजीगत उद्योग या भारी उद्योग, और दूसरा उद्योग होता है उपभोक्ता संबंधी उद्योग। तो जो पूंजीगत उद्योग होता है उसका उत्पाद डायरेक्ट पब्लिक तक नहीं पहुंचती है, और जो उपभोक्ता संबंधी उद्योग होता है उसका डायरेक्ट उत्पाद पब्लिक तक पहुंचती है। तो जो रशियन मॉडल था उसका कहना था कि देखिए, अभी आप लोगों में जो कंज्यूमर गुड्स है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर गुड्स है, उसके उत्पादों को रोकिए। लोगों को अभी
कोशिश करे कि लोग कम से कम उपभोग करें, कम से कम कंजम्पशन करें, और सारा पैसा बचा के लगाइए भारी भारी उद्योग को बनाने में। और भारी उद्योग का जो उत्पाद होगा वो होगा उपभोक्ता संबंधी उद्योग का इनपुट का काम करेगा। और तब जब वह उद्योग खड़े हो जाएंगे तो आपके पास गुड्स ही गुड्स रहेंगे। यह जो इनकी जो थियरी थी, बेसिक थियरी, वही थियरी आगे, वही जो सिद्धांत था, उसको पहले रूस ने अपनाया और फिर भारत ने। तो नीति सफल नहीं हो सकी। अब उसके डिटेल्स में तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। वैसे मैं एक लेक्चर आपको जवाहरलाल नेहरू से लेकर और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन तक जो इकोनॉमी का कैसे कैसे ग्रो हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो एक बार मैं वो पॉलिसी आपको जरूर बताऊंगा और मैं जरूर समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, इस बुक में हमको बड़ी अच्छी लगी। इसमें इन्होंने बेसिकली 5 चैप्टर्स में इसको बांटा है। एक है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कहते हैं कि नेहरू के समय कैसे नेहरू ने इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयत्न किया। और दूसरा कहते हैं वाटरशेड। वाटरशेड शुरू करते हैं नेहरू के बाद 1965 से शुरू करते हैं और फिर वो 1991 तक लाते हैं, मतलब नरसिम्हा राव का एरा जब से शुरू हुआ है। फिर टॉपिक देते हैं रिटर्न टू द वर्ल्ड। तो रिटर्न टू द वर्ल्ड है, इसमें वो देते हैं कि 1991 के बाद कैसे हमने आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। उसके आगे देते हैं मोमेंटम लॉस्ट, जो मोमेंटम था धीरे धीरे कैसे गिर गया। और फिफ्थ देते हैं अनफिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड जर्नी। अब सवाल को देखो, दो तरह के अर्थशास्त्री है। इकोनॉमी है वो एक तरह से पैर और सर की बीमारी है। आपको तय करना होगा कि सर की बीमारी को हम ज्यादा गंभीरता से लें या पैर की बीमारी को, बस वही उसमें है और कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो एक तरह के इकोनॉमिस्ट ऐसे होते हैं जो मान के चलते हैं कि भाई देखो, अगर डेवलपमेंट करना है तो इंसान का विकास करो, इंसान की हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाओगे। जब इंसान खुश रहेगा तब खुशहाली का मतलब है। दूसरे तरह का अर्थशास्त्री मानते हैं कि आप अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को बढ़ाइए। जब ग्रोथ जब बढ़ेगा तो इंसान तक सब कुछ, सारी सुविधाएं पहुंचेगी, तो इंसान फिर खुश रहेगा। एक अर्थशास्त्री कहेंगे नहीं, इंसान को पहले बढ़ाइए, ग्रोथ खुद बढ़ेगा। दूसरा कहेंगे ग्रोथ को पहले बढ़ाइए, इंसान खुद खुशहाल होगा। ये है किस वाले? ये है इंसान को हेल्प करने वाले, हैप्पीनेस, इंसान के हैप्पीनेस को बढ़ाइए। तो इनको नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी लगती है क्योंकि वह क्या था, वह ह्यूमन टारगेटेड था, मतलब कि एक इंसान के डेवलपमेंट की बात, वो ह्यूमन हैप्पीनेस को लाना चाहते थे। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और उनका यह था कि भाई हम ओवरऑल इकोनॉमी को कॉलोनियल इंपैक्ट से मुक्त करेंगे, एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स करेंगे। बाकी चीजें हालांकि कहीं तो सक्सेसफुल रहे, कहीं फेलियर हो गए, लेकिन ये नेहरू से बड़ा फेलियर उनके सक्सेसर को मानते हैं। अब चलिए इसी सीरीज में मैं आपको बताता हूं कि अब ये महाशय हैं, ये दूसरे ऑथर, इनको दिखाता हूं। यह है गौतम चिकरमानी। ये गौतम चिकरमानी अभी के अर्थशास्त्री हैं और इनकी बुक का नाम है रिफॉर्म नेशन। ये भी 2022 में आई है, लेकिन ये ठीक इससे उलट है। ये नेहरू के आलोचक है, ये नरसिम्हा राव को और अटल बिहारी वाजपेयी के एरा को उचित मानते हैं और मनमोहन सिंह के एरा को अच्छा नहीं मानते हैं। मनमोहन सिंह के एरा को अच्छा क्यों नहीं मानने की वजह है मैं बताता हूँ। इनका मानना है कि देखिए, जैसे नेहरू थे तो उन्होंने तो इकोनॉमी में बेसिकली जो भी अर्थशास्त्री आप मान के चलिए, जो मानकर चलेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की नीति सही होनी चाहिए, ये जो मानकर चलेंगे कि भाई इकोनॉमी को आप फ्री रखिए, उसको ज्यादा कॉन्स्टेंट या ज्यादा नियंत्रण नहीं लाइए, वो नेहरू के आलोचक होंगे। तो ये नेहरू के पसंदकार में नहीं है, आलोचक नहीं है। लेकिन इनका जो बेसिक थियरी है, ये मानते हैं कि नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया, बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बीच में मनमोहन सिंह के आलोचक इसलिए बन जाते हैं। इनका कहना है कि देखिए, जो मनमोहन सिंह हैं वो पहले टेन्योर में, जैसे अगर आप हमारे स्टूडेंट तो जानते हो कि मनमोहन सिंह 2 टेन्योर में आए, कांग्रेस की रिजीम, यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकेंड। यूपीए फर्स्ट में तो चलिए मिला जुला कर उन्होंने पीछे वाले मोमेंटम को बनाए रखा, लेकिन यूपीए 2 में उनका पूरा ध्यान हो गया आर्थिक पुनर्वितरण पर। मतलब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी को त्याग दिया और बदले में वो उसको कहते हैं आर्थिक पुनर्वितरण, यानी चाहे उसको सोशल रिडिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, सामाजिक पुनर्वितरण, मतलब धनी से छीनकर गरीबों के बीच वितरण करना, एक समाजवादी पॉलिसी। जैसे उन्होंने क्या लाया तो आप जानते हो कि पीडीएफ की पॉलिसी शुरू की, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे
उन्होंने उनके बारे में कहा जाता है मनरेगा की पॉलिसी तो पहले ही शुरू कर दी थी कांग्रेस। उसके बाद उनका जो कांग्रेस का रहा है वो उनकी जो भी पॉलिसी उस समय सेकेंड टेन्योर में रही है वो रही है कि हम कहीं ना कहीं गरीबों तक हम सुविधाएं पहुंचाएं। लेकिन उसमें उनका ध्यान चला गया है कहीं ना कहीं रिफॉर्म से उनका ध्यान हट गया है, मतलब सुधार से उनका ध्यान हट गया है। तो इसीलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाया है, ये अच्छा काम किया है, मनरेगा को प्रमोट किया है। तो इससे तो लोगों तक चलो रोटी पहुंची, लेकिन इकोनॉमी का ग्रोथ तो रुक गया। और उनका कहना है कि भाई इस कारण से यूपीए 2 के बाद जो नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, तो मोदी साहब के साथ एक दिक्कत हुई कि उनकी इकोनॉमी का जो विरासत है वो कुछ अच्छा नहीं मिला। तो ये भी उसी से जुड़े हुए। अब देखो, मैंने पीछे भी एक बार चर्चा की है, क्योंकि आपको याद है कि हमने रिपब्लिक डे पर आप लोगों को एक लेक्चर दिया था, उसमें हमने 75 ईयर्स के इंडिया के अचीवमेंट के बारे में बताया था। वो इंडियन रिपब्लिक पर हमने चर्चा की थी। ये संजय बरू की बुक है, इसकी चर्चा मैं पीछे भी कर चुका हूँ। ये इंडियन इकोनॉमी का 75 ईयर्स की बात है। देखो, मिला जुला के जितने भी इकोनॉमिक्स की बुक है वो सब 75 ईयर्स के इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर और इकोनॉमी के राइज और डिक्लाइन पर चर्चा करते हैं। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि भाई जब सब एक ही तरह के हैं तो आप क्यों इतना अलग अलग पुस्तकों को देखते हैं? क्योंकि मुझे एक ही दृष्टिकोण मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और पुस्तकें बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग वो दृष्टिकोण आपको नहीं बता सकता। अन्यथा जैसे ये बुक है जो मैंने बताया कि रिफॉर्म नेशन, इसमें मुझे एक अप्रोच मिल गया जो मेरे लिए बहुत कारगर है और मैं इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लूंगा। अब कहोगे भाई बच्चों के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो क्लास में मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, पंक्तियों में लिखवा देता हूँ, बुक का रेफरेंस दे देता हूँ, तो उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को भी जहां मौका मिले, बुक रिव्यू का मौका मिले, कुछ भी, आपको बहुत उसमें बुक पढ़ना नहीं है, आपके पास समय कहाँ है। आपको बुक का नाम दे के किसी अच्छे ऑथर ने कोई अच्छी बातें कही है, उसका रेफरेंस मात्र एसए से लेकर जीएस के किसी भी पेपर में आप डाल देते हो, ऑप्शनल पेपर में तो और भी अच्छा डालना होता है, तो आपको उससे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। टॉपर्स वगैरह बहुत सारे, उनका भी एक्सपीरियंसेस कुछ इसी तरह का रहा है। तो एक अच्छे बुक और एक अच्छे ऑथर के बारे में जानना भी अपने आप में एक अलग बात है। अब ये महाशय को देखिए, ये हैं प्रसन्ना मोहन। ये भी मैंने अभी अभी जो आपको बताया कि फुलापरे बालाकृष्णन की तरह ये भी नेहरू समर्थक है, और इनका भी अप्रोच यही रहा कि नेहरूवियन एरा में जो इकोनॉमी थी, जो पीपुल सेंट्रिक थी, ये लोगों की भलाई पर ज्यादा काम कर रही थी, उससे इकोनॉमी धीरे धीरे अब गुड्स की तरफ बढ़ गई। मतलब दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक है कि आप वस्तुओं को ज्यादा पैदा करो, दूसरा है इंसान को ज्यादा पैदा करो। तो नेहरू वाली इकोनॉमी मॉडल था इंसान को ज्यादा पैदा करो और खुशहाल बनाओ, और इनका वाला मॉडल है ग्रोथ को ज्यादा पैदा करो और वस्तुओं के ग्रोथ को बढ़ाओ। तो वस्तुओं के ग्रोथ को बढ़ाओगे तो इंसान भी प्रकारांतर से वस्तु ही हो जाता है, उसमें इंसान के हैप्पीनेस के लिए जगह नहीं रह जाती है। तो वही दो तरह के इकोनॉमिस्ट हैं, कोई एक तरफ खींचेंगे, कोई दूसरी तरफ। अब देखिए, ये मेघनाथ देसाई बड़े ही रिप्यूटेड इकोनॉमिस्ट है, बड़े ही सधे हुए अर्थशास्त्री हैं, और पढ़ाई तो यहाँ भी की थी उन्होंने, और बेसिकली इंडिया में भी उनकी बेसिक पढ़ाई हुई थी। फिर बाद में चले गए लंदन, और लंदन में अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड्स हैं, तो इसको लॉर्ड देसाई भी कहा जाता है। इन लॉर्ड ने एक बुक लिखी, इनकी पहले भी मैं बुक पढ़ चुका हूँ, एक ह्यूब्रिस इन्होंने लिखा था 2015 में, वो भी पढ़ चुका हूँ। तो अच्छे ऑथर हैं और इकोनॉमी को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो इनकी जो बुक है, इसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से इनका लेना देना ये है, मेघनाथ देसाई का, कि हाउ इकोनॉमिक्स एबेंडेंट। अब ये अपना थोड़ा सा अपना अनुभव को बांटते हैं कि कैसे कोविड का टाइम था, कैसे घर में कैद होकर सोचने का मौका मिला, और तब इनको इकोनॉमी का एक नया विजन मिला, एक बड़ी अलग तरह का विजन मिला। इन्होंने यह देखा कि भाई देखो, जितनी भी इकोनॉमी है वो तो डिमांड और सप्लाई के रूल के अनुसार चलती है। तो इनका कहना था कि भाई देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है ये डिमांड और सप्लाई के रूल से चलती है, लेकिन कोविड-19 ने डिमांड को भी ध्वस्त कर दिया और सप्लाई को भी ध्वस्त कर दिया। और एक एक्सपीरियंस इनका हुआ जो मैं आपको बांटना चाहूंगा। ये इनका जो टॉपिक्स है वो जस्ट मैं आपको बता रहा। इनका है इन द बिगिनिंग एंड इंक्वायरी, माइजरी, माल्थस, लॉज ऑफ रिकार्डो। मैंने डिफरेंट अर्थशास्त्रियों का नाम दिया है। अभी मैं अर्थशास्त्रियों के बारे में शेयर करूंगा तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, क्योंकि ये सब अर्थशास्त्री बहुत ही नए नए और बहुत इनोवेटिव आइडियाज, उसको समझाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। और मैं वैसे बिना समझाए हुए आपको कहूंगा
तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए विस्तार से चर्चा तो नहीं कर सकता, मोटे तौर पर बता सकता कि द बैटल ऑफ फ्रेंचाइज है, द रिवर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पैक्स अमेरिकाना है, ये सब इनके टॉपिक्स हैं। इन्होंने अपना चीजें शेयर की कि देखो कोई भी इकोनॉमी वो गरीबों के लिए नहीं होती, अमीरों के लिए होती। विशेषकर उन्होंने देखा कि चलो इंडिया में, तो उन्होंने उसमें इंडिया में ही थे संजोग से फंसे हुए, तो कहा कि इंडिया में हमने देखा कि भाई इंडिया में तो कैसे मजदूर सड़कों पर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बॉम्बे के और बाकी जगहों पर मेट्रोपोलिस का बांटा है कि कैसे मजदूर दिल्ली का, जैसे कैसे मेट्रोपोलिस से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और उनको कोई लाइवलीहुड का, कोई रोजी का साधन नहीं है। उसी तरह उन्होंने कहा कि लंदन जैसे शहर, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री जो दुनिया को उपनिवेश बनाया, दुनिया को कॉलोनाइज किया, वहां पर भी पब्लिक किचन चलता था लोगों को खाना देने के लिए। तो गरीबों का कोई भी जो अर्थशास्त्री हो, वो अमीरों के ही अर्थशास्त्री होते हैं, गरीबों के नहीं होते। उसका फिर फ्लैशबैक में चले गए बाकी एडम स्मिथ की थियरी पर चले गए, कैसे मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की है। तो इन्होंने एडम स्मिथ की थोड़ी सी तारीफ की। एडम स्मिथ ने उत्पादन के बारे में सोचा, लेकिन मजदूरों के बारे में भी सोचा। इन्होंने थोड़ी आलोचना की है दो अर्थशास्त्री का, डेविड रिकार्डो का और माल्थस का। कहा ये अमीरों के अर्थशास्त्री थे, क्योंकि इनको मजदूरों की इन्होंने, जैसे अब डेविड रिकार्डो के बारे में वो कहते हैं कि डेविड रिकार्डो का एक आयरन थियरी ऑफ वेजेज है। तो उसमें रिकार्डो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मजदूरों का अगर आप तनख्वाह बढ़ाओगे और सोचोगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। अगर मजदूरों का आप तनख्वाह बढ़ाएंगे तो अतिरिक्त जो धन है वह जुआखोरी पर या कुछ अन्य चीजों पर खर्च कर देंगे, वो गरीब के गरीब रहेंगे। और अमीर के पास दोगे, अगर वही चीज पूंजीपति के पास रहेगी, तो निवेश करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो आपको तो चाहिए कि कैपिटलिस्ट का हाथ मजबूत करिए, सभी का कल्याण हो। और माल्थस का तो एक जनसंख्या सिद्धांत है, वो तो मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या में जो प्राकृतिक आपदा आती है, इसलिए कि कुछ लोग जनसंख्या को बढ़ा देते हैं और निर्धन लोग जिनके पास कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है लेकिन जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, तो प्रकृति अतिरिक्त जनसंख्या को निगल लेती है, इसलिए प्राकृतिक आपदा आती है। तो उनकी आलोचना करते हुए कहा कि भाई ये सब इतने एंटी पीपुल क्यों ये बयान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कि उस समय ब्रिटेन में एक सफरेज मूवमेंट चल रहा था, जिसमें बात चल रही थी भाई मजदूरों को आप मताधिकार दीजिए, वोटिंग राइट दीजिए। तो चूंकि मजदूरों के मताधिकार की बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि चूंकि मजदूरों के मताधिकार की मांग चल रही थी, तो अर्थशास्त्रियों को बुरा लग रहा था, ये सब मध्य वर्ग के अर्थशास्त्री थे, इस बात के पक्षधर नहीं थे कि भाई मजदूरों को मताधिकार मिले या वोटिंग राइट मिले, इसलिए इन अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। तो चलो मैं स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो बुक है, यह 6 फेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इसका एंथिया रोबोट्स और निकोलस लैम्प इसका ऑथर है। इस बुक के बारे में, ये बुक मुझे इसलिए अच्छा लगा कि क्योंकि देखो आजकल के माय स्टूडेंट्स, मैंने भी कई बार लेक्चर दिए हैं, हालांकि मैं लेक्चर देने के बाद कमेंट्स प्राय नहीं पढ़ता हूँ, मेरे अपने स्टाफ बताते हैं, कोई कमेंट्स पढ़ने पर कष्ट होता है। अब मान लो इतने प्यार से इतनी चीजों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ, अब जिसके विचारों, मेरे विचारों से सहमति जिसे नहीं हो, वो अपना रिएक्शन व्यक्त करते हैं, तो थोड़ा लगता है कि भाई थोड़ा इंजस्टिस है। इंजस्टिस इसलिए है क्योंकि देखो सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान होता है, उसमें कभी भी एक पर्सपेक्टिव नहीं होता है। इतने सारे बुक्स जानने में देखते हो, अब अगर मैं एक एक बुक को उठाऊं, हिस्ट्री कहीं बुक को उठाऊं, तो एक पक्ष में लिखते हैं, एक विपक्ष में लिखते हैं। उसी चीज को एक हिस्टोरियन कहते हैं जायज है, दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं नाजायज है। एक हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं ऐसे हुआ, दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं नहीं ऐसे हुआ। तो हम लोग को आदत हो चुकी है, सारे हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ते हैं, और वो मैंने अपने बच्चों को तरीका भी बताया हुआ। कभी मैं क्वेश्चन आंसर में बात करूंगा, तो आप लोगों को भी जो क्लास का इतर भी मैं मानता हूं कि मेरा यूट्यूब, ये भी आप लोग मेरे स्टूडेंट्स ही हो, कोई डायरेक्ट हो कोई इनडायरेक्ट हो, तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि देखिए कैसे राइटिंग में ध्यान रखा जाता है कि क्वेश्चन जो हमें पूछते हैं, हमें उसी का उत्तर देना पड़ता है, और क्वेश्चन में ही संकेत होता है, डायरेक्शन होता है कि उत्तर कैसे लिखा जाए। तो कोई समस्या नहीं है, एक बार अगर आप उस टेक्निक को समझ गए तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इतनी उदारता होनी चाहिए कि जब कोई विचार आता है तो हम विचार में दोनों पक्षों को सुने, तो एक पक्ष को नहीं देखना पड़ता है। तो अब देखो ये जो बुक है ग्लोबलाइजेशन पर 6 फेसेस, अब ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या बुरा है, तो इसमें हमको एक चीज अच्छी लगी इस ऑथर का, जो एंथिया रोबोट्स और निकोलस लैम्प है। इसने ग्लोबलाइजेशन का एक तुलना की है क्यूब से। इसने कहा कि मैं आपको बताता हूं, इसने एक टर्म दिया है
कि अनस्क्रॉम्बलिंग द रूबिक्स क्यूब, मतलब ये कहा कि 6, अगर हम रूबिक्स क्यूब को देखें, एक क्यूब को, तो उसके 6 भाग होते हैं। उसी तरह ग्लोबलाइजेशन के 6 फेसेस हैं। तो उसमें वो क्यूब के बारे में बताया कि द टॉप फेस ऑफ द क्यूब, जैसे क्यूब अगर रखा हुआ था उसका ऊपर वाला फेस है, तो उससे पता चलता है एवरीबडी विंस, मतलब एक विचार है जो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन से सभी को फायदा है। और सभी को फायदा कैसे है? तो द राइजिंग वेव हैज टू लिफ्ट ऑल द बोट साइमल्टेनियसली, मतलब एक फ्रेज है कि अगर तरंग चल रही है तो जितने नाव है सभी को गति मिल जाएगी, तो सभी को फायदा होगा। दूसरा विचार कहता है द 4 साइड्स ऑफ द क्यूब में एक बोल रहा है विनर्स एंड द लूजर्स। इसमें विनर्स कौन है और लूजर्स कौन है, इसमें इस लिस्ट को बता रहा है कि देखिए इसमें सभी को फायदा नहीं होता है, कुछ को फायदा होता है और बाकी को नुकसान होता है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर उसको फायदा होता है, कॉमन पीपल को फायदा नहीं। तीसरा जो है बॉटम फेस जो क्यूब का है, वो कह रहा है कि एवरीबडी लूजेज, सभी लूज करता है, क्योंकि आपका जो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन आर्थिक उदारीकरण का परिणाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा आर्थिक उदारीकरण का परिणाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का। तो अगर इसका आफ्टर इफेक्ट देखिए तो आप देखते हैं आपका जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, मतलब आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, वो क्षतिग्रस्त होता है। तो जब पर्यावरण और पारिस्थितिकी जब क्षतिग्रस्त होगा आपका, तो आप ही अब बताइए किसको फायदा होगा? सभी को नुकसान होगा। तो उनका कहना है कि आपका जो ग्लोबलाइजेशन है जब विभिन्न क्षेत्रों की दूरी को कम करता है तो पैंडेमिक आता है, जैसे आपने कोविड-19 देखा। तो पैंडेमिक और पर्यावरण का क्षति होना, इनके बीच भी परस्पर संबंध है। ये ले देकर, तो चाहे रिच हो पुअर हो, सभी को नुकसान होना है। तो दूसरा विचार कहता है इसमें सभी को नुकसान होना है। एक बोलता है सभी को फायदा होना है, एक बोलता है कि कुछ को नुकसान होना है, कुछ को फायदा होना है। तो यही इस बुक में यही विचार मिला, तो इसको मैं कहीं ना कहीं प्रयोग करना चाहूंगा। अब देखिए, एक ये ऑथर है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा जो ऑथर है उनका है लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स। लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट, मैं ये फुकुयामा के बारे में कहना चाहूंगा कि इस ऑथर के बारे में कभी आपको रेफरेंस मिलेगा, या हो सकता है मेरे लेक्चर में मिला हो। यह वही हिस्टोरियन है फ्रांसिस फुकुयामा जो जापानीज ओरिजिन का है और अमेरिका बेस्ड है, यूएसए बेस्ड। इसी ने लिखा था द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया। इसने बुक लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसका कहना था कि जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, समाजवादी देशों में परिवर्तन हुआ, जब वो संरचना टूटी, तो इसी ऑथर ने घोषित किया था द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो इनका लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स है, वो लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स का मतलब हुआ कि जो उदारवाद की जो नीति है। अब ये उदारवाद मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों में बहुत लोग समझदार हो। जब अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति आई, उससे पहले इनलाइटेनमेंट आया। एक मध्यवर्गीय विचारधारा जो होती है वो उदारवाद है, जो इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है, जो कॉमन राइट्स की बात करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करती है, जो एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करती है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है। तो इस सब पॉलिसी को एज ए होल माना जाता है लिबरलिज्म। इसमें इनका कहना है कि देखिए अब लिबरलिज्म का एरा चला गया। डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल देते हैं, दुनिया में बहुत सारे हेड ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारी जो सरकारें हैं उनका एग्जाम्पल देती है कि दुनिया में देखिए कैसी सरकारें आई, और ऐसी ऐसी सरकारें आई हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से दबाया है और दबा रखा है। तो दुनिया से अब लिबरलिज्म जो है टूट रहा है, मिट रहा है। इनका बेसिक जो थियरी है वह वही है कि देखिए फ्री प्रेस नहीं रहा, सोशल मीडिया का बुरा हाल है। और इनका जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स में बता दी कि व्हाट इज क्लासिकल लिबरलिज्म, मतलब लिबरलिज्म था क्या, फ्रॉम लिबरलिज्म टू न्यू लिबरलिज्म। जो पहले लिबरलिज्म था उदारवाद, अब जो नव उदारवाद है, वो दोनों का अंतर बता रहे हैं। द सेल्फिश इंडिविजुअल, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो गया। द सॉवरेन सेल्फ, लिबरलिज्म टर्न्स ऑन इटसेल्फ, द क्रिटिक ऑफ रैशनैलिटी, आर देयर अल्टरनेटिव्स, नेशनल आइडेंटिटी, प्रिंसिपल्स फॉर ए लिबरल सोसाइटी। मतलब कुल मिलाकर ये उदारवाद के सारे पक्षों की व्याख्या करती है। ये देखिए इकोनॉमी में, ये इंटरनेशनल इकोनॉमी पर लिखने वाले एक ऑथर हैं और बहुत फेमस ऑथर है, शायद आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा। और इन्होंने 2 प्रसिद्ध बुक लिखी है। इस ऑथर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए ये है, इन्होंने 2 प्रसिद्ध बुक लिखी है। और टॉमस पिकेटी का नाम सुना होगा। एक बुक, और दोनों बुक में से एक बुक तो मैंने पूरी पढ़ी है, दूसरे बुक का मैंने आप उसको क्या कहेंगे, बस एक
कॉमन सर्वे किया है। एक बुक है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, सबसे फेमस बुक तो यही है जो 2013 में इन्होंने लिखा था, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। और दूसरा लिखा है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी। इन दोनों बुक में इन्होंने लिखा है कैसे दुनिया में इनइक्वलिटी बढ़ रही है, मतलब कैसे दुनिया में जो आज लोगों के बीच विषमता बढ़ रही है। मतलब इनका बेसिक थियरी यह है कि देखिए, कोई भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में जो श्रम है यानी वेजेज है, जो पारिश्रमिक है वर्कर्स का, उसकी मात्रा कम होती जा रही है और जो कैपिटलिस्ट का इनकम है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं कि पहले क्या होता था कि उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया जाता था, तो इनकम टैक्स लगने से उनका इनकम बहुत सारा निकल जाता था और सरकार के पास पहुंच जाती थी। सरकार फिर गरीबों के कल्याण के लिए कुछ करती थी। अब क्या हो रहा है आर्थिक उदारीकरण के टाइम में, कि एक तो उनके ऊपर टैक्स की मात्रा कम हो रही है और दूसरी चीज यह हो रही कि उन्होंने जो उनका जो इनकम है वो इनकम को वह वेल्थ में तब्दील कर लेते हैं, मतलब इनकम से वेल्थ में तब्दील कर लेते हैं। और वेल्थ टैक्स तो उतना बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो धीरे धीरे दुनिया में विषमता, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इस बुक में उन्होंने उल्टा लिखा। लगता है कि चारों तरफ से आलोचना हुई कि आप मतलब यू आर जस्ट लाइक द डूम सेयर, यू आर टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन और आई कैन से एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आप मान रहे हैं कि भाई ये इस वर्ल्ड में केवल वर्ल्ड के आप अगली फेस को बताते हैं, उसके ब्यूटीफुल फेस के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। तो इनको फिर थोड़ा सा लगा ऐसा कि हमें कुछ करना चाहिए। इन्होंने एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्वालिटी दिया, इसमें उल्टी बात दे दी। इन्होंने कहा कि कैसे समानता बढ़ रही है और तब पीछे चले गए 16-17 सेंचुरी में और वहां से आते हुए 21st सेंचुरी तक बताए हैं कि देखिए विषमता आज जो भी हो लेकिन पहले से फिर भी बेहतर स्थिति है। मतलब ही जस्ट ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन हिज राइटिंग। तो ये जो बुक है इसमें इन्होंने बहुत हद तक ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश की है कि पहले जो भी विषमता रही हो अब समता बढ़ रही है। तो दैट इज वन बुक। एंड ये हमारे इकोनॉमी वाले जो लिस्ट है उसमें अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री वाले लिस्ट में मैं आपको एक बुक में, ये पहले भी मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूँ, निखिल मेनन का बुक है प्लानिंग डेमोक्रेसी। ये निखिल मेनन ने प्लानिंग डेमोक्रेसी का, क्योंकि देखिए इस बुक की विशेषता ये है कि जो मेरे विचार से कि आप लोगों ने 2014 में इकोनॉमिक प्लानिंग समाप्त हुई इंडिया में, और आप में से बहुत सारे लोग हो कि 2000 में जो बहुत यंग मतलब यंग नॉट मतलब अभी मेरे जो बहुत फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे और वो अभी उनका एज कम होगा, जो मिलेनियम के होंगे, तो उनके लिए फिर ये बहुत मुश्किल होगा याद रखना कि 2014 में इकोनॉमिक प्लानिंग समाप्त हो गई। देखो दुनिया तो आगे बढ़ती जा रही है। इतिहास के पुस्तकों के थ्रू हम पहले की दुनिया के बारे में समझ पाते हैं कि पहले क्या क्या हुआ। जैसे मेरी ये पीढ़ी के बच्चे हैं वो मोदी जी को जानते हैं, थोड़ा और भी पीछे जाके हो सकता है मनमोहन सिंह तक वो जानते हो, लेकिन उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंदिरा गांधी को जानते हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब सॉरी हमारे जो स्टूडेंट्स के पीढ़ी के जो बच्चे हैं उसमें से इंदिरा गांधी से लेकर और फिर मनमोहन सिंह के बीच क्या हुआ इसकी जानकारी में एक क्या है उसको वो एक लिंक टूटा हुआ है। आप तो जानती हूँ कि मैं हमेशा इंटीग्रेटेड पढ़ने और पढ़ाने का फेवर किया है मैंने। तो मेरा मानना है कि आपका इंटीग्रेशन वहां से वहां तक होना चाहिए। अब इसमें टाइम लगे, 1 वर्ष टाइम लगे, 1.5 वर्ष टाइम लगे, परवाह नहीं, लेकिन आप प्रण करिए कि हम जब भी पढ़ेंगे तो वैसे ही पढ़ेंगे, इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। और उसके लिए सबसे बढ़िया है कि पढ़िए, उस पर सोचिए, उसको जमा करिए, प्रिजर्व करिए, प्रिजर्व करिए, प्रिजर्व करिए। आप याद करिए बचपन में हम लोगों को कविताएं जब टीचर देते थे याद करने के लिए, मुश्किल काम थी, पोएम सब याद करना होता था, इंग्लिश के अच्छे अच्छे पोएट्स के, हिंदी की कविताएं भी याद रखनी होती थी। तो हम लोग कैसे उसको याद करते थे, वो दिन को याद करें, पहले 2 पंक्तियां याद करते थे, फिर अगली 2 पंक्तियां याद करते थे और फिर 2 पंक्तियां और 2 पंक्तियों को रिपीट करते थे। तो रिपीट करने से 4 पंक्तियां आ जाती थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि चलो भाई अब तो हमारे पास 4 कॉपलेट्स हैं, मतलब 2 कॉपलेट्स आ गए, 4 लाइन्स आ गए। फिर हम लोग 2 लाइन आगे पहले अकेला याद करते थे, फिर पीछे से पढ़ के 2-2, 4-2-6 करते थे। और याद करिए उस बचपन में हम लोग को कोई आलस नहीं होता था, हम कितनी लंबी लंबी कविताएं याद कर लेते थे और याद रहता था, तब दिमाग भी ज्यादा खाली होता था। लेकिन अब क्या है कि अब जैसे हम पढ़ते हैं तो एक अगर डेकेड या एक युग के बारे में पढ़ते हैं उसको प्रिजर्व कर लिए, फिर दूसरे युग के बारे में पढ़े और फिर इस युग का उस युग से लिंक करें, जैसे कविताओं को लिंक करते थे, तो हमें वर्तमान तक का पत्थर तोड़ते हुए इंसान से लेकर वर्तमान तक चले आएंगे। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में लिखा है तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिखी है
कि इकोनॉमिक प्लानिंग तब शुरू हुआ था जिस वर्ष मोदी जी का बर्थ हुआ था, और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री जब हुए तो फिर इकोनॉमिक प्लानिंग को खत्म, तब नीति आयोग की स्थापना हुई और जो प्लानिंग कमीशन है वो समाप्त हुआ। तो जो प्लानिंग कमीशन उसके बारे में कहते हैं, लिखते हैं कि जो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग लोग नहीं समझते हैं। जैसे अब मैं उसको क्या बताऊं, जैसे जो फ्री इकोनॉमी के पसंदकार है, फ्री इकोनॉमी का मतलब है कि बाजार है वो अपने नियमों से चलता है, उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो डिमांड एंड सप्लाई के रूप से चलता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी। इसी को लेसेज फेयर का भी नाम दिया जाता है। तो जो लेसेज फेयर इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के बिल्कुल खिलाफ होती है। तो दुनिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ आई, तो सोवियत रूस में आई, और सोवियत रूस का एकदम बंद अर्थव्यवस्था थी, वहां वन पार्टी रूल था। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि देखो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वह किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए नहीं, क्योंकि आपको इकोनॉमिक प्लानिंग को चलाने के लिए डिक्टेटर बनना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी को तो ये सूट ही नहीं करती है। तो ये जो मेनन साहब है, निखिल मेनन, इन्होंने सिद्ध किया कि देखो इंडिया ने तो एक नया चलन चलाया, इंडिया ने तो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट करके दुनिया को दिखा दिया कि नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग में डेमोक्रेसी में भी इकोनॉमिक प्लानिंग चल सकती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया। और यही नहीं, इसमें से दो तीन बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग का रेफरेंस दिया है, जिसने इस बात के लिए नेहरू को और इंडिया की सराहना की कि देखिए आप डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी को तुम कैसे बचा पाओगे, डेमोक्रेसी को तुम तब बचा पाओगे जब तुम्हारी इकोनॉमी उस लायक रहेगी। क्योंकि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, भूखमरी होगी, तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी रेफरेंस दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखिए हमने वन मैन वन वोट तो कर दिया है, परंतु वन मैन और वन वैल्यू कैसे होगा, और वो तभी होगा जब लोगों तक रोटियां पहुंचेगी। ये जो बीपी मेनन की बुक है, ये बहुत निखिल मेनन की जो बुक है दैट इज, ये बहुत सराहनीय है। देखिए इसमें कि ये अरविंद पानगररिया का, ये नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। जानते हैं कि मोदी युग के हैं, तो ये तो नेहरू के आलोचक हैं। और इन्होंने एक बात और भी कही, मनमोहन सिंह के भी आलोचक हैं। नरसिम्हा राव की तारीफ दोनों करते हैं, क्योंकि कम से कम इंडिया को, इकोनॉमी को किसने खोला, तो नरसिम्हा राव ने। इस बुक का नाम है एन इकोनॉमिस्ट क्वेस्ट फॉर रिफॉर्म्स एंड द वाजपेयी एंड सिंह ईयर्स, ये इसका टाइटल है। लेखक है अरविंद पानगररिया। तो इसमें अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ी है। इस बुक में देखो इनका जो बेसिक जो इनका कहना है ये है कि देखिए जो नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया आर्थिक उदारीकरण के लिए, तो उसको वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन वही शिकायत है इनको मनमोहन सिंह से, जब मनमोहन सिंह आए तो रिफॉर्म्स रोक दिया। और कारण क्या है, मनमोहन सिंह ने क्यों रिफॉर्म्स रोका, तो उसका कारण ये सोनिया गांधी को बताते हैं। ये कहते हैं कि बेसिकली जो सोनिया गांधी है, इनका ये तर्क है कि जो सोनिया गांधी है, इन्होंने दिया कि दो डॉक्टर्स मनमोहन सिंह हु हैड बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद द राव एरा रिफॉर्म्स सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ दिस टर्म्स, द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन रिमेन्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी. Mrs. Gandhi, it seems, was inspired more by her socialist mother-in-law, Prime Minister Indira Gandhi, than her reformist husband, Prime Minister राजीव गांधी. मैंने इसका कहना है कि देखिए जो सोनिया जी हैं वो अपनी जो सासू माँ थी इंदिरा गांधी, उनके चरण चिन्ह पर चली गई। और इंदिरा गांधी समाजवादी टेम्परामेंट की थी, जो एक मजबूत राज्य की बात करती थी और आर्थिक पुनर्वितरण की बात करती थी। रिफॉर्म्स में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था। और इधर राजीव गांधी को रिफॉर्म्स में इंटरेस्ट था। तो सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के मेथड को नहीं फॉलो करके इंदिरा गांधी के मेथड को फॉलो किया। उन्होंने ही मनमोहन सिंह को प्रभावित किया। इनका अपना विचार है। तो खैर चलिए, और इसमें हमने ये बुक लिया। ये एक बुक मैंने ग्रैस्पिंग ग्रेटनेस मेकिंग इंडिया अ लीडिंग पावर, ये बहुत वॉल्यूमियस बुक है। मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन इसमें मैंने पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर पढ़ा और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि इतना वॉल्यूमियस बुक होता है, उसमें वही तरीका अपनाता हूँ। उसमें क्या होता है कि हमें मोटे तौर पर उस पुस्तक का विचार मिल जाता है, आइडिया। इस बुक का नाम है ग्रैस्पिंग ग्रेटनेस मेकिंग इंडिया अ लीडिंग पावर। मतलब इसमें ये कहा गया है कि देखो इंडिया जो है वो कैसी ग्रेट अपने पोजीशन को बना कर रख सकता है। तो इसमें
बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ग्रेस्पिंग ग्रेटनेस, मेकिंग इंडिया लीडिंग पावर, इकोनॉमिक फाउंडेशंस है, स्टेट कैपेसिटी। इसमें इसने नेहरू की लेकिन सराहना की, कहा है कि नेहरू एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी लेकिन नेहरू की सोच बहुत बड़ी थी। वो कहते थे नहीं, इंडिया हैज टू प्ले द रोल ऑफ अ बैलेंसर। बैलेंसर मतलब कि इंडिया किसी देश का पिछलग्गू नहीं बनेगा, इंडिया अपने पावर को एसर्ट करेगा। और जब इंडिया एसर्ट करेगा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंडिया अपने वजन को बनाए रखेगा, जबकि उनके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी बहुत कम थी। तो नेहरू की तारीफ की है, लेकिन बीच में कहा है कि बीच के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर्स आए वो सब विचलित हो गए, वहां से ध्यान उनका हट गया। और फिर सीधे मोदी जी की तारीफ की गई है कि मोदी जी ने, और नेहरू से भी एक स्टेप आगे बढ़ा के उनको बताया गया है कि नेहरू भी क्या थे, नेहरू वाज बेसिकली सर्चिंग एज ए बैलेंसर, माने सर्चिंग इंडिया टू प्ले द रोल ऑफ ए बैलेंसर। बट मोदी जी प्लेइंग द रोल, जस्ट emphasizing द रोल ऑफ इंडिया एज अ लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बैलेंसर से लीडिंग कंट्री की तरफ इंडिया को बढ़ने की बात की, और फिर वो उसी क्रम में इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह की बात की गई है। इस बुक में यहाँ पर ये बातें दी गई है। देखो बेसिकली है तो ये इकोनॉमी की बुक बिमल जालान की है। बिमल जालान एक ऐसे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे, और ये बेसिकली कांग्रेस के एरा के हैं। तो नेहरू जी की शिकायत तो इन्होंने नहीं की है, इन्होंने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस की बात की है। तो नेहरू के एरा से लेके, लेकिन उन्होंने मोदी जी की भी काफी प्रशंसा की है, और इसको ले आए कि मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है वहां तक ले आए, नेहरू जी की पॉलिसी से लेके आत्मनिर्भर भारत तक की पॉलिसी तक ले आए हैं, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और इन्होंने इसके बारे में बताया है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे औपनिवेशिक दबाव से आगे बढ़ती गई और अपने आप को रीअसर्ट करती गई। सो माय स्टूडेंट्स, ये रहा इकोनॉमी का बुक था। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि मैं दो बुक आपको रूस पर दिखाता हूं, यह है रशिया रेवोल्यूशन एंड सिविल वॉर 1917 टू 1921, एंटोनी बी वोर का है। यह है द स्टोरी ऑफ रशिया, ऑरलैंडो फिजेज का है। देखो ये बुक तो बहुत वॉल्यूमियस है, और ये 4 वर्ष की घटनाओं को ले रहा है, 1917 से 2021 का, सॉरी 1917 से 1921 तक, मतलब 1917 से 1921 के वर्ष में कैसे रूस में क्रांति हुई, कैसे कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई, कैसे मतलब पावर देखो 17 टू 21। अब ये 4 वर्ष के इतिहास के लिए इतनी वॉल्यूमियस बुक, ये मुझे बहुत इंप्रेस नहीं किया। लेकिन अब सवाल है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पर बुक निकली हो और मेरे बुक सेल्फ में ना आए तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए फेवरेट बुक ये मेरी नहीं। मेरी फेवरेट बुक है द स्टोरी ऑफ रशिया, क्योंकि 1000 वर्षों का इतिहास लेता है, बहुत वॉल्यूमियस भी नहीं है, और ऑरलैंडो फिजेज का है। ये बुक मुझे इसलिए ज्यादा अच्छी लगी, जो मैं आई हैव टू शेयर विथ यू, कि बेसिकली एक बुक मैंने इसी के लाइन पर पढ़ा था पहले भी, कुछ वर्ष पहले, अभी मेरे दिमाग में बुक का नाम नहीं है। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया, कहा कि देखिए आप रशिया के मैप को देखिए, फ्लैट है। 1000 वर्ष पहले जब मास्कोवा था, छोटा सा देश था, तो रशिया के साथ है कि रशिया का चारों तरफ से कोई बचाव नहीं, मतलब इट वॉज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनी साइड। तो इसके लिए दिक्कत यह है कि इसके आसपास इसके शत्रु देश हैं, और बहुत सारे सेंट्रल एशियन भी ट्राइब्स थे, बहुत ये थे। तो इस पर रशिया पर कहीं बाहर से अटैक ना हो, विशेषकर वेस्टर्न यूरोप से, क्योंकि यह ईस्टर्न पार्ट में है। और तो रशिया को क्या करना पड़ता था कि दूसरा हमें अटैक करेगा उससे पहले हम आगे बढ़ के, और हम अपने बॉर्डर से बाहर हम अटैक कर दें और उससे हम संघर्ष करें। तो रूस ने अपनी रक्षा में विस्तार करता गया। रूस इनका कहना है कि भाई रूस ने अपनी रक्षा में अपना विस्तार करता चला गया। और इस बुक का सार है कि 1000 ईयर्स जब रशिया मास्कोवा था, तब से लेकर व्लादिमीर पुतिन, अभी भी जो व्लादिमीर पुतिन ने जंग छेड़ा हुआ है, किस लिए छेड़ा हुआ है? व्लादिमीर पुतिन को लगता है कहीं अमेरिका हमारे बॉर्डर के अंदर ना आ जाए, इसलिए इसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये रशिया के इतिहास की फितरत रही है कि इसी तरह के हमला करते हुए रूस ने अपना विस्तार किया है। सो दैट इज द पॉइंट। तो मुझे ये दोनों बुक, एक बुक, अब सारा बुक तो दिखाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं, ये भी मेरा पूरे सेल भरे हुए हैं, ये भी मेरे पूरे सेल भरे हुए हैं। तो मैं इसमें से कुछ चुनिंदा बुक आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अब इसको कुछ बुक्स आपको विशेष रूप से दिखाना चाहूंगा। मैं हिस्ट्री के कॉलम में लाता हूँ आपको।
देखिए, ये मैं पुस्तक है, ये टर्की के ऊपर है, ऑटोमन साम्राज्य। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट ऑटोमन साम्राज्य। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य एक ऐसा ऑटोमन साम्राज्य, इसका नाम है द लास्ट डेज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। रायन गिंगेराज की बुक है। रायन गिंगेराज एक अच्छे ऑथर हैं, इससे पहले भी मैंने इनका एक बुक पढ़ा है। ये जो लास्ट डेज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, इस बुक का सार क्या है? इसका सार ये है कि ऑटोमन साम्राज्य, जिसका अभी आप देखते हो कि रिसेप तैयप एर्दोआन, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब प्रेसिडेंट हुए हैं, और अभी देखते हो कि तुर्की को धीरे धीरे इस्लामीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। ये एक आप तुर्की राष्ट्र की बात देख रहे हो, लेकिन यह तुर्की नहीं हुआ करता था, यह हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति यह है कि जैसे आप कल्पना करो कि आपके इलाके में कोई बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है, कोई बहुत ही छोटा मोटा रजवाड़ा हो, जिसकी बहुत बड़ी रियासत फैली हुई हो। धीरे धीरे उसकी रियासत सिमटती चली जाती है और एक छोटा सा एक काश्तकार बनकर रह जाता है। लेकिन उसकी पुरानी रियासत है, वो जहां तहां फैली हुई है, और आज भी अगर उसकी जमीन पर कोई लड़ाई होती है, उसी जमींदार की तलाश होती है कि हमारी पंचायत करो। तो वही हाल पड़ा हुआ है पूरे वेस्ट एशिया में। आज तुम देखते हो, इसको अरब क्षेत्र देखते हो। व्हाट इज अरबियन रीजन? अरबियन रीजन क्या था? जो अरब क्षेत्र है वो बेसिकली उसी का इलाका था। ईस्टर्न यूरोप का जो कंट्री देख रहे हो, जिसमें जितने आप आनिया वालिया देखते हो, वो सब उसी की रियासत थी। तो अब इतने बड़े क्षेत्र, पुराना साम्राज्य टूटा है, लेकिन उसकी जो अभी छोर है, अभी वर्ल्ड में वेस्ट एशिया में जो विवाद हो रहे हैं या पूर्वी यूरोप में जो विवाद हो रहे हैं, वह विवाद इसी के अंतर्गत जा रहा है। और इसी में बताया जा रहा है कि अभी जो खास के एर्दोआन है, जो तुर्की के प्रधान हैं, वो अभी अपने पुराने हैंगओवर से उभरे नहीं है। वो अभी भी कहीं ना कहीं ख्वाब में देख रहे हैं कि हम पुराने ऑटोमन साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं, इसलिए चाहे सीरिया का मामला हो या किसी और कंट्री का मामला हो, तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। इस बुक का सार यही है। और इसमें मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में भी बताया गया है कि किस स्थिति में मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को और समाप्त होने से बचाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसकी भी इसमें चर्चा की गई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे देखो, अब मैं कुछ हिस्ट्री के ऐसे बुक आपको दिखाना चाहूंगा जो यह दर्शाता है कि जो एक इतिहास के एक नए अप्रोच को दर्शाता है। इतिहास का नए अप्रोच से आशय क्या है कि अभी हाल में आप देखते हो कि न्यूज़पेपर्स में भी, आप लोग बहुत ही कॉन्शियस पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हो या कहीं कहीं आप न्यूज में भी चर्चा होती हुई कि हमारा इतिहास बाइज्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वो गंगा वैली सेंटरिक है। बहुत सारे क्षेत्रीय शासक ऐसे हुए, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया। बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, वो छोटे छोटे हमारे इतिहास के व्यक्तित्व, जिनको छोटा बना के रखा है, बहुत बड़े व्यक्तित्व है। इतिहास में बहुत सारे हिंदू शासक ऐसे हैं जिनको प्रॉपर स्थान नहीं मिला है, उनको स्थान मिलना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर अभी काम नहीं हुआ है, उन पर विशेष शोध होना चाहिए। तो 2022 में मैं आपको ऐसी बहुत सारी पुस्तकें बताऊंगा कि व्हाट इज द ग्रे पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट हैज बीन ब्रॉट टू लाइट। ग्रे पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री को लाइट में लाया गया। जैसे उदाहरण बताता हूं, ये तो मैंने पीछे भी एक लेक्चर हिस्ट्री पर लिया था जस्ट मेन एग्जामिनेशन से पहले, ताकि मेन के एग्जाम को फायदा हो जाए। इसमें मैं दिखाया हूं कि अनिरुद्ध कनिसेट्टी का बुक है द लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन। लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन में आपको साउथ इंडिया के डायनेस्टीज के बारे में कहा गया है, जैसे हर्षाज, लाफ्टर, पुलकेशिन ब्लड, द राइज ऑफ चालुक्याज है, द वर्ल्ड ऑफ राष्ट्रकूटाज है, द चालुक्याज ऑफ कल्याण और चोला एम्पायर है। तो मतलब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें बेसिकली 3 डायनेस्टीज हैं, चालुक्याज हैं, 4 डायनेस्टीज राष्ट्रकूटाज हैं, लेटर चालुक्याज और चोलाज है। ये पूरी बुक है, इसका सार तत्व बेसिकली ये है कि अब तक जो भारत का इतिहास रहा है वो गंगा वैली सेंटरिक रहा है। लेकिन इन्होंने तर्क दिया है कि भाई आपके ऊपर जब नॉर्थ में हमला हुआ या आपका इतिहास में जब नॉर्थ वेस्ट पर अटैक हुआ, तो आपने केवल नॉर्थ वेस्ट में या तो आप उत्तर भारत के किसी वंश को आपने विशेष महत्व दिया, या फिर उन पर हमला हुआ उनको आपने ध्यान में रखा, उनके इन्वेजन पर। लेकिन उस समय हमारा साउथ इंडिया तो तरक्की कर रहा था। तो उन्होंने बताया पहले चालुक्याज के बारे में कि 6th सेंचुरी में जब चालुक्य शक्ति का उद्भव हुआ, तो 7th सेंचुरी से चालुक्य शक्ति प्रगति करने लगी। तो हिंदुइज्म का प्रसार चालुक्याज के समय दक्षिण में हुआ और बड़े बड़े भव्य मंदिर बने। वही प्रक्रिया चालुक्याज के बाद लेटर राष्ट्रकूटाज ने जारी रखी, जब कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया। लेटर
लेटर चालुक्य ने जारी रखी, और चोला का तो कहना ही क्या है, राज राजा राजेंद्र द फर्स्ट। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि हमारे इतिहास का वो महान भाग को आप नेग्लेक्ट मत करिए, जिस समय उत्तर में आपके ऊपर जो भी हो रहा हो, इन्वेजन हो रहा हो, लेकिन हमारे दक्षिण भारत का इतिहास उसमें बहुत ही प्रगतिशील है, और हमारे इतिहास हमारी बड़ी समृद्ध है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। फिर एक इन्होंने ये भी तर्क दिया है कि 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी का काल जिसको इन्होंने कवर किया है, कि दुनिया में वो बदलावों का काल था। उसी समय कि इस्लाम का प्रसार हो रहा था, अब्बासी खलीफा इराक में अपने आप को मजबूत कर रहा था, उसी समय बिजेंटियन साम्राज्य उसी समय पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर जर्मनी में स्थापित हो रहा था। तो दुनिया में बहुत ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जो परिवर्तन इससे जुड़े हुए हैं, जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री है। तो इससे आप देखिए, अब नेक्स्ट वन, ये नैनज्योति लाहिड़ी है। अशोका पर इन्होंने बुक एक पहले भी लिखी थी, जो मैंने आपको बताया है। ये बुक यहाँ कहीं रखी होगी मेरी, जो मेरे ये प्रीवियस ईयर 2015 में ही उन्होंने बुक लिखी थी अशोका के ऊपर। तो जो अशोका के ऊपर इनका बुक है, उसमें अशोक महान के बारे में पहले लिखा था जो भाई, लेकिन इंडिया सेंटरिक बुक थी। उनका कहना था कि अशोक ने एक नया चलन चलाया था, क्योंकि अशोक से पहले जो शासक होते थे उनकी कोई पहचान नहीं होती थी, दे वर फेसलेस इन देयर अप्रोच। उन्होंने कहा कि अशोक ने सबसे पहला काम किया कि शासक को एक फेस के साथ लाया, माने अब शासक का एक मुखौटा सामने आया, एक फेस के रूप में शासक आया। इसमें इनका कुछ दूसरा कहना, इन्होंने नैनज्योति लाहिड़ी का है कि द बुक स्पेंस द गैप बिटवीन ट्रेवलॉग, ट्रेवल हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल मेमोरी इन रिलेशन टू इंपीरियर अशोका। इसमें अशोका का इंडिया में पहचान उन्होंने नहीं लिखी। इस बुक का नाम है सर्चिंग फॉर अशोका, नैनज्योति लाहिड़ी। ये अशोका यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत है, दिल्ली विश्वविद्यालय में थी, और बड़ी रिप्यूटेड हिस्टोरियन है, बेसिकली आर्कियोलॉजी में इनका इंटरेस्ट होता है। इन्होंने लिखा है कि देखिए अशोका, ये अशोका का इंडिया की महानता पर नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है कि दुनिया में अशोका को कैसे समझा गया। मतलब अशोक की पहचान जितना भारत में है उतना भारत से बाहर है, और भारत से बाहर उसे कैसे लिया गया, उसी में ही बताती है कि इंडिया, इन्होंने बहुत क्षेत्र की यात्रा की। जैसे इन्होंने श्रीलंका, म्यांमार में, थाईलैंड में, तो थाईलैंड में अशोका को कैसे समझा गया, श्रीलंका में कैसे माना गया, म्यांमार में किस तरह की धारणा अशोका के बारे में है। तो अशोकाज विजिबिलिटी फ्रॉम एंटिक्विटी टू द मॉडर्न एरा, लाहिड़ी अर्गुज इन्वॉल्व ए रीइन्वेंशन ऑफ हिज पर्सना। मतलब अशोका की कहानी आप लेंगे तो अलग अलग देशों में अलग अलग कहानी जुड़ी हुई है, और लोकल किंग से उसको जोड़ा गया है। तो इसको बेसिकली इन्होंने, अब देखो कहोगे भाई एकेडमिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो बुक का नाम कोई दे दे और दे दे कि अशोक केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि म्यांमार में, श्रीलंका में, हर जगह अशोक की एक पृथक पहचान बनी है, और वो कहीं ना कहीं लोकल हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया है। तो अशोका वाज स्टिल अशोका इज हैविंग अ ग्लोबल फेस। अशोका भारतीय शासकों में एक ऐसा शासक है जिसका एक ग्लोबल फेस है। तो न्यू वंस बीइंग इन्वेंटेड अराउंड अशोका एंड दे हैड क्रेप्ट फिल्टर्ड थ्रू द मिड। मतलब इन्होंने लिखा है कि भाई कैसे कैसे अशोका का फेस है। जैसे एक जगह का नाम दिया है कि देयर इज नो अवॉइडिंग द फिगर ऑफ अशोका इन द थाई सिटी ऑफ नाओखानसी थमाराट। एक सिटी है उसकी नाव, जिसका नाम है नाखोनसी थमाराट, जो थाई सिटी है, उसमें अशोका का के बारे में एक नई मैथोलॉजी प्रचलित है। और उसी तरह से बताते हैं कि अलग अलग देशों में अशोका की अलग अलग पहचान है। तो दैट इज द पॉइंट इस बुक का। और फिर लोकल हिस्ट्री में देखिए अहोम्स पर, इसमें अनूप कुमार दत्ता है, इन्होंने अहोम्स पर बुक लिखी। अहोम्स पर बुक लिखी है। ये अहोम वंश है, राजवंश है। आप जानते हैं कि अहोम राजवंश ये तो बहुत ही फेमस राजवंश है, और ये फेमस पहले नेग्लेक्टेड था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में शासन करता था वर्तमान असम में। यहाँ पर आपको सूचना मिलती है, देते हैं कि 1228 में अहोम वंश स्थापित हुआ था ब्रह्मपुत्रा वैली में। और इसमें स्थापित करने वाला कौन था, तो उसका नाम दिया गया है सुखफा। सुखफा शासक का नाम था जो स्थापित किया था। और ये पहले ब्रह्मपुत्रा वैली के छोटे से भाग में स्थापित हुआ था, बट देन इट एक्सपेंडेड वास्टली। वास्टली एक्सपैंड हुआ, एक बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर ये स्टैब्लिश कर गया। तो इस तरह से तुम देखते हो कि इसने सुखफा ने इसको स्टैब्लिश किया और एक बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर ब्रह्मपुत्रा वैली में स्टैब्लिश कर गया। और फिर बाकी, ये तो अहोम थे, अहोम ने बाकी जो जनजाति है उनको भी, उन पर भी ये हावी हो गई या प्रभावी हो गई। उसी जनजाति में
उसका नाम दिया है कि नागाज, कुनवीज, कचारीज, खासी, जैंतियाज, सबको इन्होंने सबको अपने अंतर्गत जोड़ लिया। और फिर जब इस पर मुगल ने हमला किया तो उन्होंने हिंदू पहचान पर बल दिया। और आगे सूचना है कि जब एक भक्ति सेंट हुए शंकर देव, तो शंकर देव ने यहाँ पर दिया हुआ है उस लाइन को बहुत अच्छा कि बीइंग बॉन्डेड टुगेदर बाय द रिलीजियस एंड कल्चर रेनेसां, शंकर देव ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाया। और वैष्णव संत जो महापुरुष शंकर देव थे, उन्होंने उनको एक पृथक पहचान, उन्होंने एक पृथक सांस्कृतिक पहचान दे दी, जिस तरह से अहोम की पहचान बनी। और 1228 से लेकर 1826 तक रूल किया। 1826 में ब्रिटिश ने जीता है, इनके भूभाग को ब्रिटिश ने जीता है और ब्रिटिश से इनको मात खानी पड़ी है। 600 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। दुनिया में इतने शायद ही कोई दूसरा एम्पायर होगा, बहुत कम ऐसे एम्पायर होंगे दुनिया में जो 600 वर्षों तक लगातार रहे। तो अहोम पर विशेष रूप से काम है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे हम जब बच्चों को पढ़ाने के ऊपर होगा। देखिए ये बुक है, ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा, द ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत और विनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ये विक्रम संपत का है। विक्रम संपत बेसिकली ये हिस्टोरियन है, ये राइटिस्ट टेम्परामेंट के हैं थोड़ा सा, अभी मतलब इनका थोड़ा सा झुकाव दूसरा है, बट ही डेफिनेटली हैविंग अ वेरी स्कॉलरली नॉलेज और चीज़ों को बहुत अच्छा से डील करते हैं। ये बुक मुझे एक्चुअली, मेरा एक स्टूडेंट है अभी हैदराबाद में, आईपीएस है और वो ट्रेनिंग कर रहा है, मेरा बहुत प्रिय स्टूडेंट है, उसने मुझे गिफ्ट भेजा था। तो ये बुक मुझे उसी से देखने का मौका मिला, लेकिन ये बुक को मैंने बहुत पसंद किया, उसे ये बुक अच्छा लगा तो मैंने नाम उसमें भेज दिया। और इस बुक में मुझे सबसे पहले इसका प्रीफेस ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि निबंध के लिए इस प्रीफेस का महत्व होना चाहिए। हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन द हैंड मेडन ऑफ विक्टर। इतिहास वो हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखवाया जाता है, इनका कहना है। विजेता जो जीतते हैं, विजेता लोग इतिहास को लिखवाते हैं अपने तरीके से। Until the lions have their own storytellers, said चिनुआ अचेबी। चिनुआ अचेबी एक अफ्रीकन स्कॉलर है। Until the lions have their own storytellers, said चिनुआ अचेबी, the history of the hunt will always glorify the hunter। अब कितना देखो मीनिंगफुल है। इसका कहना है कि भाई देखिए, अगर सिंह जो शिकार होता है, मतलब सिंह का शिकार किया जाता है, अगर सिंह अपना कोई माउथपीस, अपना कोई कहानीकार न रखे अपने साथ, तो हमेशा जो शिकारी है वो अपने ढंग से बढ़ा चढ़ा कर कहानी कहेगा और सिंह को कमजोर और अपने को बहुत ताकतवर दिखाएगा। तो इसका ये कहना है कि जो इतिहास लिखवाता है वो अपने मन मुताबिक लिखवाता है। बेसिकली इनमें जिस संपत में वही ऐठन है। ये बीडी सावरकर का इन्होंने बायोग्राफी 2 वॉल्यूम में लिखी हुई है, ये बहुत फेमस हुए हैं बीडी सावरकर के उस बायोग्राफी को लिखकर। तो इन्होंने लेकिन वैसे व्यक्तित्व को इतिहास में चुना है। तो उसमें जैसे ललितादित्य मुक्तापीर ऑफ कश्मीर, इनका कहना है कि ललितादित्य 15 ऐसे व्यक्तित्व को चुना है कि इनके मुताबिक इतिहास में उनको प्रॉपर जगह नहीं मिली है। तो ललितादित्य मुक्तापीर ऑफ कश्मीर एक कश्मीर का शासक है। राजा चोल है, राजेंद्र चोल है। राज राजा और राजेंद्र पर तो बहुत ज्यादा काम हो चुका है। रानी नैकी देवी ऑफ गुजरात, ये वास्तव में इन पर काम नहीं हुआ है। और रानी रुद्रमा देवी ऑफ वारंगल, इस पर भी अभी काम नहीं हुआ था, इन्होंने अच्छा काम किया, इस पर किया है कुछ। और महाना कुंभा ऑफ मेवाड़ पर तो काम हो चुका है, लेकिन इन्होंने भी लिखा है। और रानी अवक्का चोटा ऑफ उलाल, ये वास्तव में एक नई रानी है, इसके बारे में मैंने इन्हीं में पढ़ा था। और चांद बीबी ऑफ अहमदनगर के बारे में पढ़ा है, लेकिन इन्होंने भी इसको विशेष रूप से लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। और लचित बरफुक्कन ऑफ असम, जो असम का मैंने अहोम का ये सेनापति था, लचित बरफुक्कन, बहुत चर्चा में रही है। होम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि लचित बरफुक्कन का इधर हाल में आप देखते हैं उस पर विशेष रूप से डिबेट हुआ है। और इन्हें कन्होजी अंगरे, तो कन्होजी अंगारे हैं, इन पर हमको लगता है कि काम कम ही है। और बंदा सिंह बहादुर, इस पर भी काम प्रॉपर नहीं है। मार्तंड वर्मा ऑफ त्रावणकोर, इस पर काम कुछ है लेकिन बहुत कम है। और देवी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, इस पर नहीं के बराबर काम है। और राजर्षि भाग्यचंद्र जय सिंह ऑफ मणिपुर ऑन वेलू नचियार ऑफ शिवगंगा एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध। तो ये जो इसको है इंपॉर्टेंट, इस बुक का नाम है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। अगर आप में से कोई चाहे किसी एक स्पेसिफिक, क्योंकि 15 ऐसे नेग्लेक्टेड व्यक्तित्व है, यह बुक काम आ सकता है, लेकिन है तो अंग्रेजी में। देखिए जो अंग्रेजी से मैनेज कर सकते हैं वो ऐसे बुक को ले सकते हैं। अब देखिए ये एक बड़ा पतली सी बुक है, अमर फारूकी द कॉलोनियल सब्जुगेशन ऑफ इंडिया।
मैंने आंख मूंद कर केवल अमर अमर फारूकी का नाम देखकर इसने मैंने बुक को ले लिया है, अभी तक पढ़ा नहीं है। ये मॉडर्न हिस्ट्री को बड़ा ही ब्रीफ में दिया हुआ है। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ गुड पीस ऑफ वर्क, लेकिन इसको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जल्द ही इसको पढ़ूंगा। अब देखो, मैं एक राम माधव तो बीजेपी से एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक हिस्टोरियन भी है, तो इन्होंने पार्टीशन फ्रीडम करके बुक लिखी है। और पार्टीशन फ्रीडम वाले में इनका देखिए तर्क क्या है कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट ऑन 14th-15th अगस्त 1947 इंडिया secured independence. That moment also witnessed the tragic partition of India and birth of Pakistan. Nobody wanted it, yet it could not be averted. 4 decades earlier in 1905, Bengal was partitioned by the British. मतलब इनका मोटे तौर पर कहना है कि देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने मूवमेंट छेड़ा और डिफरेंट पार्टी सक्रिय हुई और कांग्रेस ने मूवमेंट छेड़ा, और उस मूवमेंट के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने मूवमेंट चला के बंगाल के विभाजन को समाप्त किया। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने मूवमेंट क्यों नहीं चलाया? उस समय उनको जब बंगाल के विभाजन को रद्द करवा सकती है तो भारत के विभाजन को क्यों नहीं? अब हालांकि मैं इनके तर्क से बहुत कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि जो 1905 की परिस्थितियां थी, 1947 की परिस्थितियां थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी। 1905 में उस समय मुस्लिम संप्रदायवाद में उतना ज्यादा सिर नहीं उठाया था, लेकिन 1947 में तो बहुत ज्यादा सिर उठाया हुआ था। उसमें 1947 में तो गृह युद्ध की स्थिति थी। मुस्लिम लीग ने नारा देना शुरू कर दिया था, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। पुलिस और आर्मी भी ब्रिटिश के हाथों में थी, जगह जगह दंगे छिड़े हुए थे। उसमें अगर इस तरह का मूवमेंट छेड़ा जाता तो मुझे लगता है कि और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। तो इसलिए मैं इनके विचारों से कन्विंस तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं मान कर चलता हूं, मैं भले ही आपके विचार से सहमत हूं या ना हूं, लेकिन आपके विचार को सुनूंगा और रेफरेंस भी देना पसंद करूंगा। मैं इसको भी अपने तर्कस में एक तीर की तरह डाल लिया है कि भविष्य में अगर जहां होगा वहां हम उपयोग कर लेंगे। कोई विचार इरेलीवेंट नहीं होता है। एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव, उसको सम्मान होना चाहिए। अब देखिए, हम लोकल हिस्ट्री की बात कर रहे थे, उसमें और मैं बता रहा हूं, जैसे नेग्लेक्टेड हिस्ट्री में ये मुझे लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। पीछे भी इसकी चर्चा कर चुके। पीटर स्टैनली की बुक है हुल। हुल हुल किसको कहते हैं? जो जनजातीय मूवमेंट होता है उसको हुल बोलते हैं। और ये पीटर स्टैनली की बुक किसके लिए है? तो ये है संथालों के विद्रोह के लिए। और संथालों के विद्रोह पर इन्होंने विशेष रूप से काम किया है। इन्होंने कहा है कि देखिए, बंगाल सेना की 10% सेना संथालों को दबाने में लगी हुई थी और लगभग 10,000 संथाल मारे गए। लेकिन ब्रिटिश ने इसको कहीं भी फुटनोट्स के रूप में भी नहीं लिखा। ब्रिटिश कोई हिस्टोरियन ने इस पर कोई काम नहीं किया। और इसमें इनका कहना है कि देखिए, इसको जब पूछा गया, जो ऑफिसर्स पब्लिश लेटर, द वर्ड्स ऑफ द वन ब्रिटिश ऑफिसर की द हुल वाज नॉट वॉर बट एग्जीक्यूशन। मतलब ब्रिटिश ने इसको वॉर नहीं माना। ब्रिटिश ने कहा कि भाई उन्होंने जो किया काम उसको हम दंडित किए, वो वॉर कहाँ था, मैंने तो एग्जीक्यूट किया, उनको मतलब दंडित किया। इन्होंने कहा कि नहीं, वो दंडित ही सिर्फ नहीं, एक हुल था, एक वॉर था। और ये संथाल रिवोल्ट पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो संथाल पर जो लिखने वाले स्टूडेंट होंगे, अब इस पढ़ना तो संभव नहीं है, तो पीटर स्टैनली का नाम दे दें और कहें कि भाई देखिए 10% बंगाल सेना इसको दबाने में लगी हुई थी और 10,000 संथाल मारे गए। आज वो सैनिक भी नहीं थे, क्योंकि 1856 में जो सैनिक बंगाल सेना के आए थे हुल को दबाने के लिए, संथाल विद्रोह को, 1 साल के बाद 1857 के महाविद्रोह में वो सैनिक मारे गए, तो वह भी एविडेंस नहीं है। इन्होंने विभिन्न आर्काइव से और विभिन्न जगहों से, ओरल हिस्ट्री से बहुत जगह का सहारा लेकर तब पीटर स्टैनली ने बुक हुल या हुल लिखी है। तो ये भी एक तरह से नेग्लेक्टेड हिस्ट्री ही था जिसको, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली एक बुक मैं आपको दिखाना चाहता, ये देखिए, दुर्गावती, रानी दुर्गावती पर नंदिनी सेनगुप्ता की बुक है। इन्होंने दुर्गावती पर लिखा है कि देखिए, ये जो रानी है इस पर बहुत काम नहीं हुआ है, एंड इस पर ये बहुत अच्छी बुक, इन्होंने बहुत अच्छा काम रानी के ऊपर किया है। इन्होंने कहा है कि लोकल लोगों में इसके प्रति कितनी श्रद्धा थी, और इसने गोंड, राजपूत खुद महिला थी, गोंड शासक से इसने शामिल किया। इसमें दुर्गावती का इतिहास है। मैं दुर्गावती पर एक बुक भी खोज रहा था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि भाई बच्चों तक कुछ दुर्गावती के बारे में मैटर पहुंचाना हो तो अपेक्षित शोध हुआ नहीं, अपेक्षित रिसर्च हुआ नहीं, उसका सोर्स मिलता नहीं। ये नंदिनी सेनगुप्ता ने उस कमी को पूरा कर दिया
और रानी दुर्गावती पर इसने काम करके एक अच्छा सा काम कर दिया है। देखिए, ये प्रमोद कपूर की बुक है 1946 लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। याद होगा आपको 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था, उस नौसैनिक विद्रोह को आधार बनाकर इसने नौसैनिक विद्रोह पर काम किया है, रॉयल म्यूटिनी के ऊपर। यह जो काम है इसमें बहुत कुछ अच्छा, इसमें इसका डेटा बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजाद हिंद फौज के बाद जो नौसैनिक विद्रोह है, वो नौसैनिक विद्रोह को नेवल म्यूटिनी, उसको आधार बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को भी देखेंगे तो जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसमें 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि नौसैनिक विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील सिद्ध हुई, ऐसा करके कुछ पूछा था। तो इसमें दो इसके कुछ व्याख्याएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो डेटा इनका है कि इन लेस देन 48 आवर्स 20,000 men took over 78 ships and 21 shore established and replaced British flags with the entwined flags of the Congress, Muslim League and the Communist। तो खैर ये सब तो है। इसमें इन्होंने कहा कि कैसे फायर्ड अपॉन द रिजल्टिंग पब्लिक सपोर्ट कैसे बॉम्बे में हुआ था, 400 लोगों का डेथ हो गया क्योंकि पब्लिक पर गोली चली एंड 1500 लोग घायल हो गए। लेकिन इसने कुछ बातें हाइपरबोलिक है, एग्जेजरेशन है, अतिशयोक्ति है। जैसे ये कह रहा है कि ये लिख रहे हैं प्रमोद कपूर कि देखिए, जब नौसैनिक विद्रोह हुआ तो उसमें मौलाना आज कांग्रेस की तरफ से वल्लभ भाई पटेल और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको सोल्जर्स को कहा कि भाई आप सरेंडर कर जाइए, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। इनका ये कहना है, मैंने क्लास में बच्चों को इसमें से मैंने कुछ चीजें लेकर दी है। इनका कहना है कि जिस समय नेवल म्यूटिनी हुई तो गॉडफ्रे था, वो बहुत घबरा गया जो ऑफिसर था, और फिर ब्रिटिश कैबिनेट ने मीटिंग शुरू कर दी कि भारत को छोड़ के चला जाए, खाली किया जाए, क्योंकि अब स्थिति विकराल है। तो थोड़ा प्रमोद कपूर थोड़ा ज्यादा कह जाते हैं कि देखिए, ये जो नौसैनिक विद्रोह है वो भारत के विभाजन को रोक सकता था, क्योंकि ब्रिटिश बिना विभाजन किए हुए भारत छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको सरेंडर करा के अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1946 में लीग का डिमांड और कांग्रेस और लीग के बीच रिफ्ट और कम्युनलिज्म उस स्तर पर पहुंच चुका था कि अब यह क्लेम करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात जो कही, एक दो बातें बहुत अच्छी है कि जस्ट ईयर एंड हाफ ऑफ द बुक लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश इन माइकल एडवर्ड्स का नाम दिया है। एंड imperialist historian says the British had not feared Gandhi, the reducer of the violence, and they no longer feared Nehru, who was rapidly assuming the lineaments of statesmanship. But the ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father, walked the battlement of Red Fort, and the suddenly amplified figure overawed the conferences that were to lead to independence। ये कहते हैं कि देखिए, ब्रिटिश को गांधी से डर नहीं होता था जो वायलेंस को रोकते थे, और नेहरू से भी डर नहीं होता था जो एक कूटनीतिक थे, एक सीमा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे उनको। लेकिन सुभाष का जो भूत था वो हैमलेट की तरह, हैमलेट मतलब शेक्सपियर का एक ट्रेजिक कैरेक्टर है, आपको पता होगा, हैमलेट की तरह वो घूम रहा था, हैमलेट के फादर की तरह घूम रहा था और बार बार ब्रिटिश को डरा रहा था। तो मतलब सम टोटल कहते हैं, हालांकि हम इससे सहमत नहीं है कि गांधी जी का कोई रोल नहीं है और नेहरू का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सुभाष इसमें आजाद हिंद फौज की घटना ने और नौसैनिक विद्रोह ने इतना जरूर कर दिया कि ब्रिटिश को सबसे बड़े जो स्तंभ था, पावरफुल स्तंभ आर्मी, जिस पर ब्रिटिश का पूरा भरोसा था, उसमें घून लगा दिया, दीमक लगा दिया और ब्रिटिश का भरोसा तोड़ दिया। लेकिन ये कहना है कि भाई गांधी का और नेहरू का इसमें रोल नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बच्चों को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा और हम उसमें वो चीजें बता देंगे। अब देखो, रीजनल हिस्ट्री की बात होती है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बुक महाराजा रणजीत सिंह पर निकली है, और ये बुक निकली है, ये आरएनपी सिंह ने लिखा है। यह वही आरएनपी सिंह है जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल पर ही बुक लिखा था, तो वही आरएनपी सिंह ने उन पर ही बुक लिखा है। सो ये बुक में दिखाया गया है कि मैंने एक जगह कहा, एक ब्रिटिश स्कॉलर ने भी कहा था कि शायद ही कोई दूसरा होगा जो इतना बड़ा साम्राज्य इतना कम खून बहाकर बनाया हो जितना रणजीत सिंह ने। तो रणजीत सिंह को इसलिए बड़ी प्रशंसा होती है कि इसमें दिया गया है कि गुरुओं के समय से मुगल से संघर्ष हो रहा था,
बार बार गुरु सैनिकीकरण कर रहे थे और बार बार प्रयास हो रहा था। कहीं ना कहीं सिख राज्य की आकांक्षा बहुत पहले से चली आ रही थी और वो सिख राज्य को स्थापित ही नहीं किया, रणजीत सिंह ने एक साम्राज्य बना दिया उसको। लेकिन वह साम्राज्य जितनी तेजी से बना उतनी ही तेजी से विलीन हो गया। तो ये बुक इंटरेस्टिंग लगी हमको। ये बुक मैंने देखा है क्योंकि एकेडमिकली कई बार जरूरत हो जाती है थोड़ी थोड़ी बातों को दिखाने की बच्चों को, तो वहाँ काम आ जाता है। और अब देखो, अब मैं ये मेरा बहुत ही, मैं कहूँ कि 2022 में अगर कुछ बुक मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं इस बुक का रेफरेंस देना चाहूंगा। एक है पार्थ चैटर्जी, ये सबाल्टर्न हिस्टोरियन है। मतलब अल्टीमेट ये बुक मुझे लगी। ये बुक का देखिए टाइटल क्या है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि एकेडमिकली ये बुक जो अच्छी हो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पहले ही आपको बता दूं कि द ट्रूथ्स एंड लाइज ऑफ नेशनलिज्म, इस बुक का टाइटल ही है द ट्रूथ्स एंड लाइज ऑफ नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद की सच्चाई और झूठ। तो और इसमें टाइटल में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दी है जो आई हैव टू शेयर विथ यू। एज नरेटेड बाय चारवाक, एज नरेटेड बाय चारवाक इसलिए तो पार्थ चैटर्जी ने अपना एक मतलब एक अपना अनुभव शेयर किया है, अपना संस्मरण, कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था और जब कोविड का टाइम था तो अपने कलकत्ता निवास में ही थे। तो क्या था कि उसमें सर्विस प्रोवाइडर ही चीजें लाते थे, वो घर से बाहर जाते नहीं थे। तो एक बेल बजा और जब बाहर निकले तो वहां पर देखा कि कोई नहीं था, कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई नहीं था। वहां पर एक मैन्युस्क्रिप्ट किसी बुक का कोई पैकेट में रखा हुआ था। जब खोला तो उसमें एक किसी ने अपने इंग्लिश में पूरी बुक लिख छोड़ी थी, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट, और उस पर लिखा था एज नरेटेड बाय चारवाक। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने पूरी बुक लिख के हमारे लिए क्यों छोड़ दी है। तो उन्होंने उस बुक को देखा और पढ़ने लगे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बड़ा रेडिकल बातें लिखी गई थी। तो इनको आश्चर्य लगा कि भाई वो बुक क्यों छोड़ा उसने, कहीं ये तो उम्मीद नहीं करता है कि मैं उसको लिखूं। तो उसको उस बुक को इन्होंने तरजीह दी और कहीं ना कहीं उससे इनको प्रेरणा मिली इस बुक को। हालांकि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं उसकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं था, और लेकिन हाँ उस बुक इनके बुक ये जो बुक इन्होंने लिखी है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्होंने नेशन के बारे में दिया है बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, चारवाक स्पीक्स, पहला तो ही टॉपिक दिया है। दूसरा दिया है ऑल नेशंस आर मॉडर्न। और इनका कहना है कि देखो नेशन जो है बन जाते हैं तो बन जाते हैं, मतलब जब बन जाते हैं तो हम नेशन मानने लगते हैं। मतलब उसको डे टू डे लाइफ में मैं कहूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा अलग तरह का है और मैं प्राय ऐसे एग्जाम्पल देता नहीं लेकिन मैं अभी दे रहा हूँ। जैसे आप मान के चलिए कि जब तक शादी नहीं होती है तब तो दो फैमिली के बीच तरह तरह के तनाव हो और दोनों के बीच प्यार हो या ना हो, लेकिन जब शादी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को प्यार करना सीखने की कोशिश करते हैं। इनका बेसिक तर्क यह है कि पार्ट पार्ट जब जुड़ता जाता है तो जो पार्ट जुड़ गया वो नेशन बन जाता है। जो पार्ट, अब जैसे देखो अफगानिस्तान, अब कल्चरली क्या कहोगे, बाद में इस्लाम आया वो बात दूसरी है, इस्लाम तो पंजाब में भी आया, लेकिन अफगानिस्तान इंडिया का पार्ट एंड पार्सल तो एंशिएंट से रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति बनी नहीं कि अफगानिस्तान इंडिया से रहे, तो अलग रहा है। अब देखिए म्यांमार रहा है, उसको ब्रिटिश ने रखा है, जिसको बर्मा कहते हो, फिर अलग रहा है। लेकिन अब उसी इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप के बीच तुम देखते हो कि हमारे जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से नेपाल भूटान का कल्चर मिलता है, बट दे आर द इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे भूभाग है जो हमें आते गए, हम राष्ट्र बनते गए। कैसे प्रिंसली स्टेट्स का विलय हुआ, तो इसी चीज को इन्होंने दिया है। हमें इसलिए लगा कि बड़ा बेवाक ढंग से लिखा है। और जो नरेटेड बाय चारवाक जो लिखा है वो बहुत मतलब शिद्दत से लिखा है। तो लिखा है कि जितने भी नेशन है मॉडर्न होते हैं, मतलब राष्ट्र हम सोचते हैं, हम सोच सोच कर राष्ट्र बनते हैं और राष्ट्र बनने की परिस्थितियां होती है। इसी चीज को इन्होंने कहा है। और एक बार जब हो जाता है, आप तो जानते हो कि जब फिर शादी हो जाती है तो फिर दोनों एक दूसरे को माय स्वीट हार्ट कहने की आदत डालने लगते हैं। तो बेसिकली दिस वाज द डिमांड ऑफ दिस बुक। मुझे पता नहीं, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया पर ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसे देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया पर जो ये बुक है ये बेसिकली इंडिपेंडेंस डे ए पीपुल्स हिस्ट्री, इसमें इसने 15 लोगों का इंटरव्यू दिया। इसने कहा कि देखिए इतिहास का टेक्स्ट जो भी लिख रहा हो, मतलब इंडिपेंडेंस डे, सॉरी नॉट पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की आजादी के बारे में टेक्स्ट बुक जो भी लिख रहा हो वो टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है।
लेकिन सच्चाई यह है कि टेक्स्ट बुक से इतर हटकर कॉमन पीपल आजादी को कैसे सोचते हैं, इस पर वीणा वेणुगोपाल ने इंडिपेंडेंस डे में 15 लोगों का इंटरव्यू लिया है। और ये इंटरव्यू केवल वैसे क्षेत्रों से नहीं लिया गया है जहां पर दंगे हुए हैं या जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ है, ये वैसे क्षेत्रों से भी लिए गए हैं जो क्षेत्र, जैसे केरला से भी इंटरव्यू लिया गया है, बिहार से इंटरव्यू लिया गया है, लोग कैसे सोचते थे। अब बताइए, आजादी के 75 वर्ष हो गए, तो ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू लिया है जो 5 वर्ष की एज के थे, क्योंकि बहुत लोग तो जीवित नहीं रहे। ऐसे लोगों का भी मिला है जो क्लास 12th में थे, क्योंकि वैसे बचे हुए लोग तो कम रहे। 75 वर्ष अब आजादी की हो गई, तो कुछ लोग 85 वर्ष होंगे जो बहुत दीर्घजीवी होंगे, वो 90 वर्ष होंगे, उसके बाद फिर बोलने की स्थिति भी नहीं रह जाती है। तो लेकिन फिर भी इसने भारत वर्ष में घूमकर ऐसे 15 लोगों का इंटरव्यू लेके और तब बताया कि लोग कैसे आजादी को लेते थे। आजादी को मुस्लिम ने कैसे लिया, हिंदू ने कैसे लिया, जो बेसिकली जो दलित समूह के लोग थे उन्होंने उसको कैसे लिया। सो थ्रू सैंपल सर्वे ही जस्ट ट्राई टू राइट द बुक। तो बहुत अच्छा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू को ये देता है तो बहुत सारे बुक, कितने बुक है, जैसे देखो ये तरफ मेरा लेन में जो बुक है ये वाला, ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। ये वाला जो बुक है बेसिकली दैट इज ऑन फॉरेन पॉलिसी। ये जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, कॉमरेड्स एंड मुल्लाज, अनंत कृष्णन स्टैनली जॉनी का है। द कॉमरेड्स एंड मुल्लाज का मतलब चाइना और अफगानिस्तान के बीच जो सहमति बनी है, एक मुल्लाज है अफगानिस्तान में, तालिबानीज और चाइना में कॉमरेड्स हैं, तो इन दोनों के बीच सहमति बनने की कोई वजह नहीं है। दोनों दो अलग अलग ब्रीड के हैं, मैंने दोनों अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। जो तालिबानी है अफगानिस्तान में वो अलग वेराइटीज के हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, वहां एक धर्म के प्रति समर्पण है। और ये जो तथाकथित चाइना है वो अपने आप को सोशलिस्ट मानता है, तो वो अपने धर्म को वो नहीं मानता है। लेकिन दोनों के बीच इंटरेस्ट क्यों जुड़ रहे हैं, कैसी BRI बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव को अफगानिस्तान में इसने एक्सटेंड किया अपने स्वार्थ से चाइना ने, और कैसे जिंगजियांग जो उसकी जगह है वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, तो बिना तालिबानी लोगों के सहयोग की वो चीजें नहीं दबा सकता। तो किस तरह से ये तालिबानियों को ये कर रहा है, लेकिन दो अलग अलग वेराइटी, दो अलग अलग बैकग्राउंड, दो अलग अलग ब्रीड्स, आइडियोलॉजिकल ब्रीड्स के होने के बावजूद भी दोनों में दोस्ती होना अपने आप में एक बड़े आश्चर्य की बात है। और ये चाइना क्या, इसके पीछे क्या स्वार्थ है, कैसे जिंगजियांग के उस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को तालिबानियों के माध्यम से कंट्रोल करके रखना चाहता है, इस चीज को इस बुक में दिखाया गया है। ये चाइना पर तो बहुत सारी बुक लिखी गई है, इसमें चाइना आफ्टर माओ द राइज ऑफ ए सुपर पावर, ये फ्रैंक डिकोटर के चाइना पर बहुत अच्छे ऑथर स्कॉलर माने जाते हैं। ये बुक है, काफी अच्छी है। और इसमें दिखाया गया है कि बेसिकली देखो, चाइना ने एक स्लोगन दिया, उसको कहते हैं मार्केट सोशलिज्म। मतलब देखो भाई, हम पॉलिटिकली उनका कहना है कि हम सोशलिस्ट है, हमें कठोर व्यवस्था रखेंगे, हमने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, खोल दिया। तो इन्होंने कहा कि देखिए सफेद झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने इकोनॉमी को नहीं खोला है ढंग से, और ये एक तरह से इकोनॉमी को टेम्पर करते हैं, ये जानबूझ के इकोनॉमी को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी से हम आगे निकल जाएं। और ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े शत्रु हैं, अमेरिका की सहायता से अपने आप को मजबूत बनाया है, और दुनिया में डेमोक्रेसी को ही ये चाहते हैं, डेमोक्रेसी का ही एक तरह से विरोध कर रहे हैं। तो चाइना के बारे में कहा कि भाई ये चाइना में कितना ग्रोथ है वो कौन जानेगा, वहां ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, वहां तो डाटाज को क्रश करते हैं, गलत डेटा बताते हैं। आज तक तो आप देखिए कोई वुहान वायरस के बारे में कोई जान नहीं सका कि ओरिजिन कैसे हुआ, वहां किसी फॉरेन एक्सपर्ट्स को जाने नहीं दिया। तो चाइनीज का कहना है कि इनका ये मिथ है, ये कहना कि भाई इन्होंने इकोनॉमी को खोला है वो मिथ है। जिस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल किया हुआ उसी तरह से इन्होंने इकोनॉमिक कंट्रोल भी किया हुआ है। एक पॉइंट ऑफ व्यू कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बुक है, इस बार इसकी सराहना भी है। श्याम सरन की बुक है, हाउ द अथॉरिटेटिव, हाउ चाइना सीज इंडिया। हालांकि 2 ही 3 चैप्टर है जो इंडिया पर है, बाकी तो ऐसे ही है, लेकिन इन्होंने चाइना ने इंडिया को कैसे देखा। इससे पहले लिख चुके थे हाउ इंडिया, इससे पहले एक बुक ये लिख चुके थे, मुझे लगता है आज से 4-5 वर्ष पहले, कि हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। और ये दिख रहे हैं कि हाउ चाइना सीज इंडिया, जिसमें दिखा रहे हैं कि देखो चाइना के साथ क्या था कि हमें नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा, चीन को छोड़कर कोई ऐसा देश होगा जिसको अपनी
अतीत के गौरव, ये आप कह सकते हो अतीत के गौरव नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय गौरव पर इतना अहंकार। चाइना को एक अपने आप को मिडल कंट्री बोलता था, और एक तरह से हम ये नहीं कहते हैं कि उसको आत्म गौरव था, चाइना को अपनी संस्कृति पर अहंकार था, और वो मानकर चलता था कि दुनिया में जितने भी देश है उसके सामने फिसड्डी है, कुछ भी नहीं। ये कहते हैं कि दुनिया में चाइना किसी से सीखता नहीं था, वो समझता था कि हम सबसे बहुत बुद्धिमान और काबिल हम खुद हैं। तो खैर उसका अपना अपने इन्वेंशंस थे, अपने सब कुछ थे, लेकिन इंडिया के साथ एंशिएंट टाइम में संबंध बना था इसका, याद करिए। जब बहुत सारे चाइनीज यात्री आते थे, हुएनसांग आते थे, इत्सिंग आते थे, सभी आए और चाइना आए, यहाँ पर बुद्धिस्ट ग्रंथों का मतलब फाहियान, हुएनसांग आपने पढ़ा होगा। कहना है इनका, श्याम शरण का, जो यहाँ पर जो डिप्लोमेट रह चुके हैं, ये सब जो यहाँ आए, लेकिन इससे दोनों सरकारों के बीच कोई सहमति नहीं, दोनों सरकारों के बीच कोई ऐसा नहीं हुआ, या इन दोनों ने दोनों संस्कृतियों के बीच सेतु का काम नहीं किया। बुद्धिस्ट ग्रंथ यहाँ से बटोर कर ले गए, बौद्ध पंथ चीन में आया, ये भी आश्चर्य की बात है। इतना भी अगर संपर्क चीन ने एंशिएंट टाइम में किया तो इंडिया से ही किया, बाकी से वो करता नहीं था। और उसके बाद यहाँ से बौद्ध ग्रंथ समेट कर ले गया, उसको कलेक्ट करके ले गया, फिर उसको चाइनीज में अनुवाद कर दिया, इंडिया से कांटेक्ट तोड़ दिया। फिर इंडिया से इसका कांटेक्ट ब्रिटिश शासन के समय हुआ, और तब इंडिया से इसकी दुश्मनी हो गई, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ से अफीम की आपूर्ति करता था, ओपियम सप्लाई करता। तो ओपियम सप्लाई हुआ तो उसको लगा कि इंडिया से उसको दुश्मनी हो गई, क्योंकि चाइना में इंडियन अफीम जाता था। फिर यहाँ से सोल्जर्स जो ब्रिटिश थे, वो इंडियन सोल्जर्स को कई बार चाइना में ले गए, ओपियम वॉर में भी ले गए। तो पता नहीं ब्रिटिश के अगेंस्ट होने के कारण ये इंडिया के अगेंस्ट हो गया। खैर एनीवे, स्वतंत्रता के बाद फिर माओ सेतुंग से संपर्क बना, लेकिन वो संपर्क भी फिर नहीं रह सका। तो इस बुक में पूरे इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में दिया है, वाकई में बहुत अच्छी बुक है ये। तो है तो और बहुत सारे ऐसे, लेकिन अब कितना, ये भारत इंडिया एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पर है, चंद्रशेखर दासगुप्ता की बुक है। इस बुक में मुझे एक चीज जानने का मौका मिला कि मैंने अब तक मैं इंदिरा गांधी की तारीफ ही केवल सुन रहा था कि भाई इंदिरा गांधी ने 1971 का वॉर जीता, इसने, लेकिन एक मुद्दा इंदिरा गांधी के ऊपर आता है कि सी वॉन द वॉर बट लॉस्ट द पीस। मतलब बाद में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ वो भारत के पक्ष में नहीं था, भारत को और भी रियायत लेनी चाहिए थी। इसी का जवाब इन्होंने दिया है शिवशंकर मेनन ने कि नहीं, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो बायलैटरल एग्रीमेंट है। उसने ये कहा, जैसे कुछ आलोचक कहते हैं कि जो इंडिया चाइना का जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको इंटरनेशनल बाउंड्री में सीधे इंदिरा गांधी तब्दील कर देती, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं था। और क्रिटिक ये भी कहते हैं कि देखिए, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिक इंडिया के कैद में थे, तो ये याद दिलाते हैं कि जेनेवा सम्मेलन में स्पष्ट कहा गया है कि कैदियों को आप अधिक समय तक रोक कर नहीं रख सकते, और इंडिया अगर पाकिस्तान के संदर्भ में इसका उल्लंघन करता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना होती, और फिर कल को इंडिया को किसी देश से अगर वॉर होता तो फिर इंडिया को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, उसके सोल्जर्स को, वहां भी वही व्यवहार हो सकता था। तो इसलिए इंडिया वो नहीं कर सकती, और जुल्फिकार अली भुट्टो उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो को डर था कि हमारे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और इंदिरा गांधी को भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन पार्टी इसका अपोज करे। तो उसने बस इतना कह दिया कि अब भविष्य में जो भी समझौता होगा वो दोनों देशों की आपसी सहमति से होगी। तो मुझे ये बुक का तर्क भी अच्छा लगा। और एक चीज मुझे इस बुक में बहुत अच्छी लगी, बेसिकली जस्ट मैं देखता हूं, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया था कि जैसे जब पाकिस्तान का जब बांग्लादेश का जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की बात हुई, तब बांग्लादेश संविधान सभा में इसका मतभेद शुरू हो गया पश्चिमी पाकिस्तान का, क्योंकि बांग्लादेश का कहना था कि भाई आप उर्दू भाषा के साथ साथ बांग्ला भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर दूसरे राजभाषा के रूप में उसको एक्सेप्ट करिए, आप उर्दू को जो जगह आपने दी है बांग्ला को भी दीजिए। तो हमको एक बहुत अच्छी चीज लगी है, मुझे इसी से जानकारी मिली कि वो मांग बांग्लादेश की तरफ से कोई मुस्लिम नेता नहीं, एक हिंदू नेता ने दिया था, जिसका नाम था धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने दिया था। तो उस समय लियाकत अली खान था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसने यह आरोप लगाया कि देखो धीरेन्द्र नाथ दत्ता हिंदू है
और ये मुस्लिमों के बीच मतभेद करवाना चाहता है पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान से, मतलब उसकी हिंदू पहचान पर भर दिया। ये चीज मुझे एक नया इन्फॉर्मेशन मिला था, मुझे काफी खुशी हुई। है तो बहुत सारे दुख, लेकिन मुझे अब इस लेक्चर को ही रोकना पड़ेगा क्योंकि अनएंडिंग चलता रहेगा। मैंने थोड़ा सा, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि सोचने वाले प्राणी बनिए, जिस जिस सोर्स से ज्ञान मिल रहा हो सोर्स लीजिए, लेकिन बुक को मत पढ़िए, आप लोगों के लिए नहीं है। मैं समय समय पर लाता रहूंगा रेगुलर क्लास में या किसी लेक्चर में, इनके विचारे आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। केवल आप लोग लेक्चर सुनते रहिए और हमें फॉलो करिए, बस इतना ही मैं कहूंगा। तो आज मैं इस लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।